आज आपका पेपर कैसा गया? हाउ वाज द एग्जाम? गुड। ऐसे क्या मतलब मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे? पढ़ के नहीं आए थे? पढ़ा था, थोड़ा अजीब लगा पेपर देख के, है ना? सच्चाई से सामना हुआ, हाँ, इसीलिए तो होते हैं एग्जाम्स, सच्चाई से सामना हो, यू गेट टू नो दैट कि क्या चीज़ आपको आती है क्या नहीं आती है। क्वेश्चन पेपर वॉज ओके, लाइक अच्छा था क्वेश्चन पेपर, आपको लाइक स्ट्राइक करने वाला था। लुक, अब यहाँ से पता लगता है कि हमारा कितना हमें आता है कितना नहीं आता है। जिसने मतलब इवनिंग के 6 से 8 वाले लेक्चर्स लिए उनके काफ़ी क्वेश्चंस हुए होंगे, उससे बेसिक स्ट्रक्चर से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे कि नहीं? सो ये उन लोगों के लिए तो थोड़ा सा बेनिफिट हो गया, 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उनके वैसे निकल गए। हाँ, सिटीजनशिप वाला एक पर्टिकुलर थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ था एज इफ, बट ये रहता है कि सिटीजनशिप वाला जो है इट इज़ नॉट दैट मच अ पार्ट ऑफ अ यूपीएससी, बट सिलेबस में पड़ा हुआ है सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है यूपीएससी में, है ना, सिटीजनशिप से, बट थोड़े थोड़े उसमें से कुछ क्वेश्चंस गिवन थे, उसके बारे में डिस्कशन में लेंगे। क्वेश्चन पेपर को समझेंगे, जहाँ डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत होगी वहाँ करेंगे, बिकॉज वी आर 100 क्वेश्चन एंड वी हैव अ पॉसिटी ऑफ टाइम टू। दोनों चीज़ें हैं, जो चीज़ें डायरेक्टली बताने वाली हैं वो डायरेक्टली बता देंगे, और जो चीज़ें हाँ ऐसा लगता है जो उसमें एक्सप्लेन करने वाला पार्ट है, देन वी विल गो फॉर द एक्सप्लेनेशन, ठीक है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। और जहाँ पर जो पर्टिकुलर जैसे आपके आर्टिकल्स हैं या पर्टिकुलर कोई स्केड्यूल की बात है या पार्ट की बात है, कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट थे तो मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा, बाय नोइंग दैट कि आपको उतना पता होगा। आई एम नॉट लाइक ट्रीटिंग यू लाइक जैसे क्लास में ट्रीट करते हैं कि ये भी नहीं पता चलो ये भी बता दे, ये नहीं पता तो ये भी नहीं पता दे। जितने क्वेश्चंस जैसे हैं उसके हिसाब से चलेंगे टू बी इनटू दैट ब्रैकेट, ओके। चल, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डेट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नवंबर 26 ऑफ नवंबर 1949। इसकी जगह क्या? 26 ऑफ जनवरी। अब ये सही है। द सेकेंड वन, द सेक्युलर वर्ड, सेक्युलर का मतलब स्पेशली रिलीजन न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल, इस देश का कोई एक सिंगल धर्म नहीं है, देयर इज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलीजन। सेक्युलर वर्ड was added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Later on, the third 42nd Constitutional Amendment Act was done in 1976. तो तीसरा स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट सही, पूछा क्या है? नॉट करेक्ट, तो आंसर विल बी व्हाट? सी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Let's just come to question number 2 and read it up. Consider the following statement. 1 year residence, statement number 1, 1 year residence in India is necessary for acquiring Indian citizenship by registration. Second, a person must have been a resident of India for 5 years if the citizenship is to be acquired by naturalization. And the third is if born in India, only that person can acquire the citizenship provided one of his parents is an Indian. Actually यहाँ पर फिर से आपके क्या पूछा है? Not correct पूछा है। Here they asked about not correct thing, कि यहाँ पर कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है, तो ना ही उसमें एक्विजिशन के बारे में दिया है ना ही टर्मिनेशन के बारे में दिया है। इसको हमने बाद में ऐड किया है बाय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। कुछ 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल्स के बारे में गिवन है, बट उसमें ना ही एक्विजिशन के बारे में गिवन है और ना ही किसके बारे में? टर्मिनेशन के बारे में, कि किस तरीके से सिटीजनशिप एक्वायर की जाएगी, कैसे टर्मिनेट की जाएगी। यहां पर अगर हम बात करें जो कुछ क्लॉजेज हैं, तो पहला क्लॉज तो ये ऑलरेडी गलत हो जाता है। मिनिमम 7 ईयर्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको इस देश के में रजिस्ट्रेशन के थ्रू एंटर होना है। मिनिमम 7 ईयर्स की रिक्वायरमेंट चाहिए टू बी अ नेसेसरी टू एक्वायरिंग द इंडियन सिटीजनशिप। तो यहाँ 1 ईयर की जगह आना चाहिए था 7 ईयर। ठीक है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नेसेसरी फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर करा के। सेकेंड, अ पर्सन मस्ट हैव बीन अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर्स if the citizenship is to be acquired by naturalization. अब naturalization का concept ये है by the Indian Constitution. naturalization का concept में एक चीज आती है
11 प्लस 1 ईयर वाला सिनेरियो ये रहता है कि 11 ईयर तक आप डाइसेक्टेड रह सकते हो, मतलब आए गए ऐसे रह सकते हो, बट 1 ईयर आपको एक्वायर करने के पहले कॉन्स्टेंटली रहना पड़ेगा, विच इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। इसको डाइल्यूट किया गया था ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, जब जो माइनॉरिटीज थी केवल उनके लिए डाइल्यूट किया गया था, जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान की ABP की जो माइनॉरिटीज थी उनके लिए कहा गया था कि अगर वो लास्ट उन्होंने एक डेट दी कि भाई इस दैट पर्टिकुलर दिसंबर ऑफ 2014 से जो भी पर्सन इंडिया के अंदर उससे पहले आया हुआ है उसके बाद वाले इंडियंस को हम सिटीजनशिप दे देंगे, वो माइनॉरिटीज को हम सिटीजनशिप दे देंगे। ये वो माइनॉरिटीज हैं जो अपने ही देश में, जो अपने ओरिजिनल देश में एग्जीक्यूशन फेस कर रही हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, ठीक है, उनको लगातार प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, हॉलोकास्ट हो रहा है उन पे, तो उनको मदद करने के लिए बाकी कंट्रीज, इंडिया ने एटलीस्ट उन माइनॉरिटीज का साथ दिया। और वो माइनॉरिटीज इस्लाम को छोड़ के सारी माइनॉरिटीज थी। कौन कौन सी? हिंदू थे, क्रिश्चियंस थे, सिख थे, ठीक है, जैन, पारसीज, बुद्धिस्ट, सब सारी माइनॉरिटीज वर इन्वॉल्व इन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, दिस पर्टिकुलरली 2019 का। नाउ तो यहां पर ये जो दिया हुआ है ना 5 ईयर, ये एक्चुअली इसके हिसाब से दे दिया, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। वही है ना, वन साइज डिडंट फिट फॉर ऑल। यहां पर आना चाहिए था क्या? तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तीसरे पे आते हैं। इफ बॉर्न इन इंडिया only that person can acquire the citizenship provided that one of his parents is an Indian, not required। फिर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन का क्या मतलब है? अगर इसी से केवल पैदा होने से ही सिटीजनशिप मिलती होती तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन? समझ रहे हो ना? अगर इससे ही केवल यही एक फ्रेमवर्क होता तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये भी स्टेटमेंट गलत। पूछा क्या था? ऑल ऑफ अबव जो होगा इज द राइट आंसर, ठीक है, डू रिमेंबर। वन ईयर कंटिन्यूसली प्लस 11 ईयर्स में आना जाना, फिर वो नेचुरलाइजेशन में ट्राई कीजिए आप। और एक और क्लॉज भी है, टर्मिनेशन भी ऐसे ही होता है। 7 साल से आप इंडिया के बाहर रह रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आपको डेप्रीवेशन के अंदर टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है, वो टर्मिनेशन भी इसी तरीके से होता है। 7 साल 6 साल बाहर रहते हैं और 1 साल यहाँ, तो ये इसमें कंसेप्ट ले, वो नेचुरलाइजेशन की बात है कि आप डाइसेक्टेड रहे पहले और फिर 1 साल आप कंटिन्यूसली रहे आने के पहले, कि आपने अप्लाई करना है तो आप 1 साल कंटिन्यूसली हैं। समझ गए? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। State is such a constituent division which has its own elected government and has a power to frame the laws, while union territory, being a small administrative unit, is ruled by the union government. Second, an Indian state and the Union of India have federal relationship, while a union territory has a unitary relationship with the union government. The third one, a governor is a constitutional head of a state, while the president of India is the executive head of the union territories. बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है यूनिटरी का और फेडरल नेचर का, बहुत ही बेसिक सा। यूनिटरी और फेडरल का यहाँ पर कंसेप्ट गिवन है। यूनिटरी का मतलब सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंसंट्रेटेड है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। और फेडरल में पावर जो है वो डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यूनियन टेरिटरीज पे पूरा का पूरा कब्जा चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं वहां पर कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेगा या वहां पर कौन सा पर्टिकुलरली एक पर्सन जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा, दे डिसाइडेड ओवर देयर, ठीक है। डू रिमेंबर नाउ। तो पहला क्या था? द स्टेट इज सच अ कंस्टिट्यूएंट डिवीजन विच हैज इट्स ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। एंड हैज द पावर टू फ्रेम द लॉज, बिल्कुल, स्टेट्स के पास अपनी पावर है, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है लॉज को फ्रेम करने के लिए। दूसरा, यूनियन टेरिटरी बीइंग अ स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इज रूल्ड बाय, वो इतने छोटे हैं कि डबल एक्सपेंडिचर है, एक्स्ट्रा खर्चा का कोई मतलब नहीं है, वो बहुत छोटे हैं एरिया और पॉपुलेशन वाइज, तो उन पे अलग से कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है कि उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। केवल 2 ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, कौन कौन सी? दिल्ली एंड पुदुचेरी।
ठीक है, दिल्ली एंड पुदुचेरी के पास ही है, बाकी और किसी के पास नहीं है। तो वो सारे के सारे गवर्न होते हैं बाय द स्पेशली आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। व्हाट कैन यू, तो पहला बिल्कुल सही है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट अगेन। लेटर ऑन सेकेंड वन गोज टू कि एन इंडियन स्टेट एंड द यूनियन ऑफ इंडिया हैव अ फेडरल रिलेशनशिप। ऑब्वियस सी बात है, वी टॉक अबाउट फेडरल का मतलब डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। हमारे पर्टिकुलर शेड्यूल 7 के अंदर डिवीजन दिया है ना पावर का, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, पावर का डिवीजन है ना रेस्ट्रिक्टेड। हाँ, इवन दो वी डोंट हैव अ वाटर टाइट सेपरेशन, वाटर टाइट सेपरेशन हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, मतलब एक दूसरे के टेरिटरी में आप झांक नहीं सकते, लेकिन हमारे देश में एक दूसरे के ऊपर हम बिलीव कर सकते हैं और एक दूसरे की टेरिटरी में हम इन्वेड करके रूल्स एंड रेगुलेशन को बना सकते हैं। तभी देखिए लेजिस्लेचर के सारे एक्शन जुडिशरी देखता है, जुडिशरी के सारे अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, एग्जीक्यूटिव सही से इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी देखने का काम किसका है, जुडिशरी का। तो सब इंटरडिपेंडेंट है, वी हैव बीन द इंटरडिपेंडेंट पीपल, मतलब जो हमारा गवर्नमेंट का ऑर्गन्स हैं वो सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। और दूसरी बात, जब हम बात करते हैं वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वहां पर भाई कॉन्स्टेंटली लाइक एक वाटर टाइट सेपरेशन है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को नहीं रूल आउट करेगी, ना ही एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को करेगी, समझ में है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की टेरिटरी में वो इन्वेड कर सकते। तो दूसरा ऑप्शन भी एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड इंडियन स्टेट द यूनियन ऑफ इंडिया हैव अ फेडरल रिलेशनशिप व्हाइल यूनियन टेरिटरी हैज अ यूनिटरी रिलेशनशिप विद द यूनियन गवर्नमेंट। उनके पास अपनी कोई पावर नहीं है, दे बीन रूल्ड बाय द सेंटर। थर्ड, अ गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्टेट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर हैज बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नर हैज बीन, ही इज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर देयर, ही इज द एजेंट। गवर्नर इज अ क्वाइट अ गुड लिंक बिटवीन, गवर्नर एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट, समझ में आ रहा है। देयर दीज आर द लाइक सिनोनिम्स जो हम निमोनिक्स याद रख सकते हैं गवर्नर को लेके। गवर्नर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन मेंटेन करता है, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल्सो, प्रेसिडेंट के प्लेजर में ही, ठीक है। प्रेसिडेंट को रिकमेंड, बिकॉज प्रेसिडेंट इज पर्टिकुलर बेस्ड ऑन हुम, वो उनके ऊपर बेस्ड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो डू रिमेंबर यहां पर लिखा है गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, एब्सोल्युटली करेक्ट, व्हाइल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एग्जीक्यूटिव हेड, बिकॉज प्रेसिडेंट यहां पर एक तरीके से जो यूनियन टेरिटरी है उसका सारा कारभार भी देख रहे हैं, सब कुछ संभाल भी रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड टू। अगर हम पूरे देश में अगर हम बात करें तो हेड ऑफ द स्टेट जो हमारा है वो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द स्टेट, द होल स्टेट, मैंने आपको हमारे आर्टिकल नंबर 12 में फंडामेंटल राइट्स में स्टेट की डेफिनेशन मेंशन है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का से है, जहां पर उनकी फंडिंग्स जा रही हैं, तो वो सारे स्टेट का पार्ट है। तो यहाँ पर अगर जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट एक बहुत इलैबोरेट एक प्लेटफॉर्म है, एक चीज़ नहीं आती है स्टेट में, बहुत सारी चीज़ें आती है स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन भी है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो यहाँ पर हैं दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। Now, moving to the next question. Fourth, आ जाओ, consider the following statement. No, he is not a constitutional head का means अलग होता है, executive head का मतलब he has been handling the situation on the verge of executive scales, ऐसे मतलब वो executive position पे जाके उस particular चीज को rule out कर रहा है, काम संभालने का मतलब एग्जीक्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मतलब केवल रूल कर रहा है, अपॉइंट कर रहा है, लेकिन वो सारा उसका फाइनेंसेस वगैरह जो है सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है उसके। तो ही इज इन वर्किंग, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लॉज को इंप्लीमेंट करना। यहाँ प्रेसिडेंट एज अ एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, मतलब उनके जो लॉज बने हुए हैं यूनियन टेरिटरीज के उनको इंप्लीमेंट भी करने का काम कर रहा है, उनकी भी डायरेक्ट डीलिंग्स ले रहा है, समझ में है, वो खुद ही इंप्लीमेंट कर रहा है। ही इज द लाइक गार्जियन ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी। तो यहां पर वो पर्टिकुलर उसके फंक्शन से एक वर्ड निकल के आया है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का काम है लॉस को इंप्लीमेंट करना। जब वो इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तब वो एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, नहीं तो लेजिस्लेचर में बैठते तो कानून बनाते। व्हेन मिस्टर मोदी हैज बीन सिटिंग इन टू द लेजिस्लेचर, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या है, एक लेजिस्लेचर का एक बेसिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठते हैं तब ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज इंप्लीमेंटिंग दैट पॉलिसीज जो कि लेजिस्लेचर में बनाई जा रही है, समझ में है, वो पोजीशन की रेस्पेक्ट है, उसकी बात है। मूविंग अहेड विद द फोर्थ क्वेश्चन,
First, the basic structure refers to those essential characteristics of this constitution which are considered as a vital in its very existence. Second, the parliament cannot amend or take away them even by the constitutional amendment. And the third, the term basic structure have been mentioned in the preamble. Look, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जिसने प्रियम्बल पढ़ा है वो तीसरा आराम से एलिमिनेट कर लेगा, और एलिमिनेशन के बाद तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, बट आपको इससे बेटर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एक्चुअली एक बहुत ही फेमस केस, केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर ये डॉक्ट्राइन निकल के आया, जिसमें ये कहा कि हाँ, पार्लियामेंट के पास संविधान को अमेंड करने की पावर है अंडर आर्टिकल 368, बट वो उसके बेसिक टीनेट्स को नहीं हिला सकता. देयर आर सम बेसिक टीनेट्स जिस पे ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, और इसको भी बेसिक टीनेट्स को डिफाइन भी किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. द ऑनरेबल कोर्ट हैज डिसाइडेड कि कौन सी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगी. ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट डिसाइड कर रहा है, पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का. कंप्लीटली अग्री, आर्टिकल 368 के अंदर लिखा है, अग्री, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर अगर किसी का हिल गया तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंपॉर्टेंस है वो ऑटोमेटिकली लूज डाउन हो जाएगा. समझ गए? तो यहां पर जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात हो रही है तो वो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्स्टिट्यूशन के विच आर कंसीडर्ड वाइटल. वाइटल का मतलब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस. उसके अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका फाउंडेशन इंपॉर्टेंट होता है. दूसरा, द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड और टेक अवे देम इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. बिल्कुल नहीं ले सकता. यहां पर किसकी, ये देम किसकी बात हो रही है? अब इसमें आधा कंफ्यूजन होता है, ये देम क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है. डू रिमेंबर, समटाइम्स ये होता है कि ये देम कहां है, किसकी बात कर रहे हैं? ये देम का मतलब ये ऊपर वाली स्टेटमेंट का यहां पर आया है. उसके बाद द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर हैज बीन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल. प्रियम्बल तो हमने पूरा पढ़ा था, वहां तो इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखा है. बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह जो है ये सब जुडिशियल अरेंजमेंट्स के कारण आया है, ठीक है. तो प्रियम्बल में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट. करेक्ट पूछा है, पॉइंट करने के पहले ये देख लिया करो करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, और उसके हिसाब से आंसर करो. तो आंसर क्या होगा? ए एंड बी, ठीक है. लेट्स जस्ट मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 5. Okay. The First Amendment Act empowered the state to make special provisions for the advancement of socially economically backward classes. Socio-economically backward classes. Socially boycott हुए हों, economically मतलब उनकी जो हालत है, जो माली हालत है वो बहुत ही ख़राब हो. फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, पहला अमेंडमेंट एक्ट 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया और 1951 में ही अमेंडमेंट कर दिया हमने. इतनी जल्दी थी हमको, ठीक है, एक ही साल बाद की. इसमें गलतियां बहुत हैं, तो बनाते समय ही चेंज कर लेते, लेकिन नहीं, अमेंडमेंट करना था. तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में हुआ. उसकी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि इसमें क्या किया गया? द स्टेट एम्पावर्ड द स्टेट, पावर को स्पेशली स्टेट को पावर दी गई टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली इकोनॉमिक बैड. यहाँ स्टेट किसकी बात हो रही है? गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, एज अ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की. स्टेट्स के पास ये पावर है कि वो चाहे तो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती हैं फॉर सोशियो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस. ये तो हमने उसमें भी पढ़ा था इक्वालिटी के अंदर कि वो चाहे तो ऐसा कर सकती है ना, स्पेशल प्रोविजंस, क्योंकि इनके साथ सोसाइटी ने पहले बुरा किया हुआ है और उसको कहीं ना कहीं सस्टेन कराने के लिए अब ज़रूरी है कि ये चीज़ें उनको एटलीस्ट वो ग्राफ में बराबर लेके आया जा सके, ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट. दूसरा, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट provided the saving of law providing for the acquisition of states. यहाँ पर acquisition of states की बात हुई. अब states क्या थे? What are the states? ऐसे area which were covered, ठीक है, which were the part of the earlier undivided India, ठीक है. अनडिवाइडेड इंडिया के जो पार्ट थे, आपने देखा था हमने बांग्लादेश के साथ अभी 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था, स्टेट्स के ट्रांसफर किए थे स्टेट्स, ठीक है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था. ऐसे हमने पहले भी केस देखा है, बेरूबारी यूनियन वाला देखा था, वेस्ट बंगाल वाला, उसमें भी हमने यही चीज करने की कोशिश करी. ये उन स्टेट्स की बात हो रही है. नेक्स्ट, बिल्कुल सही, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग द सेविंग ऑफ द लॉ प्रोवाइडेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्टेट, एब्सोल्युटली करेक्ट. बाय दिस एक्ट, स्टेट, हाँ, ई स्टेट नहीं बोलते, उसे स्टेट ही पढ़ते हैं, ई साइलेंट ओवर देयर, ठीक है. नाउ बाय दिस एक्ट
नाइन्थ स्केड्यूल वॉज एडेड। अब देखो 8 स्केड्यूल थे 1950 तक। फर्स्ट बात करते हैं 9th स्केड्यूल की। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, 9th स्केड्यूल वाज एडेड। और 9th स्केड्यूल एक्चुअली इसलिए ऐड किया गया था कि सारा कुछ जुडिशियल स्क्रूटनी में आ रहा है, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी डाल दी जाए जो जुडिशियल रिव्यू से बाहर चली जाए, है ना। एक्चुअली ये एग्जीक्यूटिव्स की और लेजिस्लेचर की मिली हुई चाल थी 9th स्केड्यूल कि इसमें कुछ ऐसे आइटम्स को डाल दिया जाए जो जुडिशियल रिव्यू से बाहर चले जाएं, कि जज या हमारी जो जुडिशरी है वो इस पे पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन को फ्रेम आउट ना कर सके। जुडिशियल रिव्यू की टेरिटरी से बाहर निकालने का एक निंजा टेक्निक थी ये, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट निंजा टेक्निक को तोड़ देता है। कब तोड़ता है? वो तोड़ता है केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस एक ऐसा माइलस्टोन है कि कोई चीज़ें पूरी नहीं होती। उसने बोला भाई स्पेशली 24 अप्रैल के बाद 1973 के बाद जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं वो सारे के सारे जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएंगे। लो अप कर लो बात, सारी चीज़ें उसमें ही आ गई फिर। लेकिन दिस वाज अ निंजा टेक्निक जिसमें 9th स्केड्यूल को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। द स्केड्यूल प्रोटेक्टेड द रिफॉर्म्स, स्पेशली द लैंड रिफॉर्म्स। अब क्या हुआ भाई, ज़मीन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सफुल चीज़ है, ठीक है। और इसी का बंटवारा ज़मींदारी सिस्टम से हम निकले थे, ठीक है। ज़मीनें बहुत थी लोगों के पास, इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास, और कोर्ट धीमे धीमे क्या कर रहा था, ये धीमे धीमे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहा था कि सबके पास ज़मीन होनी चाहिए, तो बड़ी जिनके पास ज़मीन है कट कट के बाकियों को मिले। तो पहले ही लैंड रिफॉर्म में डाल दिया। अब इतने सारे पॉलिटिशियन, उनके पास क्या खुद की ज़मीन नहीं थी क्या? उनके खुद के घर में इतनी ज़मीनें थी, तो ऑब्वियस ही बात है टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड टू प्रोटेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स, इसको उसमें इंस्टॉल किया गया। अदर्स लॉज इंक्लूडेड इट फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए। आर्टिकल नंबर 13 में ये मेंशन है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी अपने चीज़ों को रिव्यू कर सकती है, जो भी लॉज आ रहे हैं उनको रिव्यू कर सकती है, अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकती है, एनीथिंग दे कैन डू, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। तो अगर हम बात करें मोस्टली तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों ऑप्शंस करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन। अब बात करते हैं ओनली अ नेचुरल। देखना क्वेश्चन को जब आप पढ़े ना तो थोड़ा सा एक सेंटिमेंट लेके पढ़े तो समझ में आएगा कि कितना गलत लिखते हैं ये लोग। आपको समझ में आएगा, गट फीलिंग आपको बताएगी। लिखा है ओनली अ नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बिकम द प्रेसिडेंट। नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बिकम अ प्रेसिडेंट, वेयर एज इन द यूएसए एनीवन who is the citizen can become the president. Wrong. Wrong की right? क्या होना चाहिए था यहाँ पर? उल्टा होना चाहिए था, होना चाहिए था ना उल्टा। बस यहाँ एक्चुअली यूएसए में तो ये रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 35 ईयर्स उम्र होनी चाहिए उसकी, और अराउंड 14 ईयर्स से वो वहां रह रहा हो कंटिन्यूसली, तब जाके उसको माना जाएगा ऐसा, तब वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है। 14 ईयर्स वहां रहना कंपलसरी है उसको। समझ में आया? जस्ट ऑपोजिट स्टेटमेंट लिखा है। नेक्स्ट, वाइल इन द यूएसए देयर एग्जिस्ट ड्वेल फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन फेडरलिज्म एट बेस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सही कि गलत? सही। आपको नहीं पता लगा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नीति आयोग। नीति आयोग का जो बेस बना है विच इज कॉल्ड एज थिंक टैंक, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से ही निकल के आया है। वी हैव बीन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कंट्री रादर देन देयर इज अ ड्वेल फेडरलिज्म इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पर स्टेट के पास अपनी चीजें हैं, सेंटर के यूनियन गवर्नमेंट के पास अपनी चीजें हैं, एंड देयर इज अ वाटर टाइट सेपरेशन, तभी ड्वेल है। समझ में आया? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब जहां स्टेट और सेंटर मिलके काम करती हैं। यहां हमारे स्टेट के अंदर बहुत सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और सेंट्रल जो फाइनेंस स्कीम्स होती हैं उनका इंप्लीमेंटेशन होता है। वो कैसे होता है? इसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कारण। स्टेट क्यों हमारी बात मानती है? बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन कोऑपरेटिव, हम कोऑपरेशन पे ध्यान रखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स बनाई गई, किसके अंडर है अभी वो? अमित शाह के अंदर।
जी चलो, तो यहां पर पूछा क्या गया था स्पेशली, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज करेक्ट। आपसे पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में कि कौन सा पर्टिकुलर स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पर तो ये स्टेटमेंट जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां ड्वेल फेडरेशन का सिस्टम है और इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मैं बताऊं, दिस वर्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है नीति आयोग, बेहतरीन एग्जाम्पल। प्लानिंग कमीशन वॉज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसीलिए उसको हटा दिया गया, ठीक है। और नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग वॉज अ थिंक टैंक। प्लानिंग कमीशन के पास फाइनेंशियल पावर्स भी थी, नीति आयोग के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। वो फाइनेंस कमीशन अब देखता है, जो पहले प्लानिंग कमीशन देखा करता था, पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन। नीति आयोग इज समथिंग जो कि केवल थिंक टैंक है। दे आर प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट्स, दे आर गोइंग थ्रू द रिपोर्ट्स एंड वो आपको पब्लिश करके देखते हैं। हाँ, जितना अच्छे से अच्छे रिसर्चर्स को बिठाया जा सकता है वो बिठाते हैं अपनी मीटिंग्स में। हु इज हेडिंग इट? चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन। नाउ मूविंग, हाँ अमेरिका में ऐसा नहीं है कि भाई बॉन्ड बाय बॉन्ड, बिल्कुल बाय बॉन्ड बनते हैं। 35 ईयर्स है, ठीक है, 14 ईयर्स वो कॉन्स्टेंटली वहां रहना चाहिए, ये कह रहा हूँ। बॉन्ड तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है, वहां पर नेचुरल सिटीजनशिप चाहिए ही चाहिए। ये नहीं मतलब कहीं और काम कर रहा हो, ऐसा नहीं, 14 ईयर्स से वहां होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 14 ईयर वहां रहा हो। नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि नहीं? ऐसे तो नहीं है कि गुजराती सिटीजनशिप आप लेके बैठे हो, है ना, ऐसा तो है नहीं। तो आपको पता होता है कि हमारे पास गुजराती सिटीजनशिप भी है। अपने बारे में तो पता ही होता है, पेपर के बारे में भले ही पता हो या ना हो, है ना, कि हमारे पास कौन सी सिटीजनशिप है। तो भाई एक ही भारतीय नागरिकता है हमारे पास। ये हमने कहाँ से ली है ना? कनाडा से। लो, कर दी गलत बात, कनाडा से ली है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट वहीं से आया है। नाउ फेडरलिज्म जिस तरीके से, हाँ बिल्कुल, हमारा जो फेडरलिज्म लुकआउट है, फेडरलिज्म हमने स्पेशली देखा यूएसए से है, बट इंस्पायर्ड उसमें जहां पर जो सेंटर है उसके पास ज़्यादा पावर है और स्टेट के पास कम पावर है, वो हम इंस्पायर्ड कनाडा से हैं। देयर इज टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। फेडरलिज्म वी आर टेकिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूएसए, बट जिस तरीके का फेडरलिज्म हमारे देश में, जहां सेंटर के पास ज़्यादा पावर है और बाकियों के पास थोड़ी कम पावर है, वो हमने कनाडा से लिया है। नाउ तो स्टेटमेंट है पहला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रोविजन ऑफ अ सिंगल सिटीजनशिप। दूसरा है, इन इंडिया ओनली अ person can get the citizenship, not a legal entity such as company or corporations. Is it correct or wrong? नागरिकता किसको मिलती है? नागरिक को, कि कंपनीज को मिलने लगी? नागरिक को मिलेगी ना। बहुत कॉमन सेंस वाला लाइन लिखी हुई है। अब यहां पर सोचेंगे कि कंपनी को भी नागरिकता मिलती है, कंपनी भी एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो क्या है, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, नागरिक को नागरिकता मिलती है, ना कि कंपनी और कॉर्पोरेशंस को। थर्ड वन, नो स्टेट कैन लिसन, नो स्टेट कैन प्रोवाइड reservation of a citizen in educational institution on the basis of place of residence. रिजर्वेशन मिलता है कि नहीं? कहाँ मिल रहा है? राइट। और मिल कहाँ रहा है? कौन सी स्टेट्स में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है ये? तमिलनाडु, केरला, इनके मेडिकल कॉलेजेस में रिजर्वेशन है केरलाइट्स का, तमिलनाडु में भी है। साउथ इंडियन स्टेट्स कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है इन सब चीजों को लेके। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। यहां पर पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, है ना। अगर यहां सर ने 1 2 और 2 1 और 2 3 कर दिया होता ना, डेफिनेटली गलत करते आते। वो तो बहुत इजी ऑप्शन थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो बिल्कुल वो हो जाते हो, है ना, जाग जाते हो नींद से। अरे 1 2 3 ही लिखा है, ये बहुत आसान हो जाता है। अगर यहाँ पर 1 2 2 3 और 2 1 लिखा होता ना, तो फिर देखते। तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा
जो करेक्ट नहीं है वो कौन सा है? पर्टिकुलरली सी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Consider the following statement. The first one, the Constitution 10th schedule was added in 1985 by the 52nd Amendment Act. Is it correct or wrong? क्या था इसके में? एंटी डिफेक्शन, है ना, एंटी डिफेक्शन वाला प्रिंसिपल, जहां पर क्या होता था, जिस सीट से बंदा सिलेक्ट होके आता है जिस पार्टी से, वैसी दूसरा, मान लो बीजेपी से वो सिलेक्ट होके आ गया, जीत गया, आ गया, यहाँ पर आने के बाद कांग्रेस ने उसको ऑफर की अपनी सीट, और साथ में बहुत सारा पैसा भी ऑफर किया, और ऑफर किया इंटरनेशनल ट्रिप्स भी, है ना, बढ़िया सा होटल भी बोला कि आपको ये भी दे देंगे, एक फार्म हाउस भी कर दिया, पूरी लिस्ट बना दी उन्होंने उनकी ग्रॉसरी की, है ना। तो ऑब्वियसली क्या होता था कि जिससे इलेक्ट होके आए हैं वो अपना चेंज करके दूसरे में चले जाते थे, ये होता था। लेकिन इस प्रिंसिपल के आने के बाद, इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के आने के बाद ये पॉसिबल नहीं हुआ। अब ये कह दिया गया कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी सीट ही चली जाएगी, ना इधर के रहोगे ना उधर के, ना घर का ना घाट का, ठीक है, कहीं के नहीं रहने वाले, ना इधर के ना उधर के। दूसरा, कुछ और शातिर लोग हुआ करते थे, जैसे हम बोलते हैं जो इंडिविजुअल्स होते थे, इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, ठीक है, अपनी इंडिपेंडेंट सीट लेके आएंगे, वो भी क्या करते थे, जीत गए अपनी सीट पे, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब वो होते ना, हम जीत चुके हैं, अब जीत के वो लिए घूम रहे हैं कि हमें कौन लेना चाहेगा, कौन लेना चाहेगा। तो ये मार्केट लगी रहती थी कि भाई बीजेपी है, कांग्रेस है, और हमारे पास आ जाओ, हमारे पास, इनकी तो मार्केट लगती है ना। तो भाई साहब भी उधर चले जाते थे, जिसके कारण होता गया था पर्टिकुलरली उनको भी, तो उन्होंने भी इसमें यह आया कि इस तरीके का जो इंडिपेंडेंट सीट पे भी चुन के जो बंदे आते हैं वो भी ऐसा नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो भाई उनकी भी सीट चली जाएगी। तीसरे, वो होशियार नॉमिनेटेड पीपल जो राज्यसभा में आते थे, वो होशियार लोग जो नॉमिनेटेड होते थे, नॉमिनेशंस वाले जो लोग होते थे, वो तो स्पेशली उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी के तो होते नहीं, वो नॉमिनेट होते हैं। अगर नॉमिनेशंस वाले को कोई पार्टी ज्वाइन करनी है तो विद इन 6 महीने ज्वाइन कर ले, 6 महीने के बाद करोगे तो आपकी सीट चली जाएगी, ठीक है। मतलब जितनी चालाकी थी वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 ने खत्म कर दी, जो आपको एंटी डिफेक्शन का प्रिंसिपल लेके आया, विच ब्रिंग्स व्हाट, एंटी डिफेक्शन प्रिंसिपल। डू रिमेंबर। नेक्स्ट, इसमें सेकेंड लिखा हुआ है, तो पहला बिल्कुल सही था, दूसरे पे आते हैं। इट एस्टेब्लिश द प्रोसीजर थ्रू विच पार्लियामेंट्रियन कैन बी डिस्क्वालिफाइड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब यहां पर कोई कोर्ट नहीं करता है उसको, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहा है, यहां जो उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जहां ये सारी प्रोसेस चल रही है ना। इसको एक बहुत फेमस वर्ड आया राम गया राम वाली बात से बोला जाता था, ठीक है, आया राम और गया राम बोला जाता था, आया राम और गया राम, ठीक है। देयर वाज अ फ्रेज ओवर देयर जो बहुत पॉपुलर था 1985 के पहले। ऐसे लोग ऐसे ही होते थे, राम की तरह आए और गए, है ना। तो ये जो सिनेरियो शुरू हुआ ना कहीं, और इसमें जो फाइनल जजमेंट होता है वो स्पीकर का ही होता है, ठीक है। स्पीकर का फाइनल जजमेंट होता है ऑन टू दिस पर्टिकुलर थिंग। लोकसभा में हो रहा है तो वहां प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, स्पीकर, और राज्यसभा में हो रहा है तो वहां कौन है, चेयरमैन। वाइस चेयरमैन क्यों बोल रहे हो, छुट्टी पे है चेयरमैन क्या? जबरदस्ती छुट्टी पे नहीं भेजना है वाइस प्रेसिडेंट को, यस, ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नाउ, presiding officer of a legislature for defection based on the petition from any other members of the house. Third, only parliament is subject to the statute. What is statute? Statute, कानून, law, ठीक है, कानून की बात हो रही है, ठीक है। ओनली पार्लियामेंट इज सब्जेक्टेड टू द स्टैच्यू। इस कानून के अंतर्गत पार्लियामेंट के अंदर ही ये रेगुलेशंस पॉसिबल हैं। तीनों ऑप्शंस जो हैं, तीनों ऑप्शंस में जो स्पेशली आप यहां पर देखें, पहला ऑप्शन क्या कह रहा था आपको, 10th शेड्यूल एडेड 52nd, उसके बाद यहां पर प्रोसीजर थ्रू विच द पार्लियामेंट्रियन डिस्क्वालिफाइड, ये और ये बिल्कुल सही। अब ये बताइए, पार्लियामेंट्री में अगर ये केवल स्टैच्यू होता, लिसन, तो आपकी
जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां ये सब चल रहा है तो पॉसिबल है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, मजाक थोड़ी नहीं है, कोई ऑर्डिनरी लॉ थोड़ी नहीं आया है। तो एक तरीके से ये तीसरा स्टेटमेंट अपने आप में गलत है कि ये इट्स नॉट ओनली, इस लॉ के अंदर केवल ये नहीं है कि पार्लियामेंट आ रही है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज इक्वली इन्वॉल्व इन इट, एसएलएज आर इक्वली इन्वॉल्व इन इट। करेक्ट पूछा था तो फर्स्ट एंड सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यू विल गो विथ ए। ठीक है, नाउ मूविंग टू द 9th वन। In the context of right to freedom of religion, consider the following statement. The very one. Only citizens of India are entitled to profess, practice and propagate the religion in India. अब यहाँ पर आपको पता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ केवल जो है वो इंडियंस के लिए और कुछ सबके लिए हैं कि नहीं? तो जो केवल इंडियंस के लिए हैं वो कौन से हैं? ऐसे याद रखना है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30 ये केवल इंडियंस के हैं, बाकी सारे सबके हैं। ठीक है, 15, 16, 19, 29 एंड 30। अब आपको अब देखो प्रॉब्लम तो ये तो याद हो जाता है, लेकिन इसमें क्या ये याद नहीं होता है ना? ये तो याद हो जाएगा 15, 16, 19, 29, 30, ये तो रिडल की तरह याद कर लेंगे, लेकिन इसमें है क्या वो नहीं पता लगेगा। तो 15 में तो भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, 16 में एम्प्लॉयमेंट वाली बात हुई है, 19 में भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और दुनिया भर की बातें। ठीक है, 29 में माइनॉरिटी की बात है, माइनॉरिटी इंडिया ही में खोलेगी इंस्टीट्यूशन, है ना, इंडिया की माइनॉरिटी की बात हो रही है। और 30 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रोल आउट कर सकती है, इसमें माइनॉरिटी अपनी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकती है और इसमें वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोल सकती है। ये सब किसकी बात हो रही है? केवल इंडियंस की। नो फॉरेनर इज अलाउड, ये फंडामेंटल राइट इज रिजर्व फॉर इंडियंस ओनली, बाकी के बचे हुए उल्टे सीधे अधिकार सबको दे दिए। पहला अधिकार, ओनली सिटीजन आर एंटाइटल। अब ये बताओ इसमें कहीं प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट रिलीजन की कोई बात हुई? नहीं हुई। तो ये क्या है? पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 25 जो है ये आर्टिकल 25 की बात हो रही है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन, द स्टेट कैन नॉट constitutionally restrict any secular activities associated with the religious practices। आपको लगता है, मतलब ये बताओ स्टेट क्या कॉन्स्टिट्यूशनली, वर्ड्स का यूज देखिए, स्टेट कैन, द स्टेट कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली रेस्ट्रिक्ट, बिल्कुल कर सकती है रेस्ट्रिक्ट। मैंने आपको एक दिन अभी जब हमारी पुरानी आई थिंक क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपके फंडामेंटल राइट किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं तो वो आपको हटाया जाएगा। आपको आपने रोड पे बैठ के आपका प्रोटेस्ट करना अधिकार है, आप कीजिए, पीसफुल असेंबल होना अधिकार है, कीजिए आर्टिकल 19 के अंदर, लेकिन वो आने जाने वाले लोगों को इशू क्रिएट कर रहा है जो उनके मूवमेंट में इशू आ रहा है, तो आप उनके फंडामेंटल राइट को एक तरीके से क्या कर रहे हैं? इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। आप साइड में उठ के बैठिए, वो रादर बेटर है। समझ में आया? तो कहने का मतलब यहां पर यही है, द स्टेट कैन नॉट, दे कैन, 3 कंडीशंस में वो कर सकते हैं, जब पब्लिक ऑर्डर, जब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा हो। ठीक है, दूसरा स्पेशली जब मोरालिटी का प्रॉब्लम हो रहा हो, और तीसरा जब हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है। हेल्थ का तो अभी आपने देखा ही था, कोविड-19 में आपके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना, नहीं निकल सकते घर के बाहर। अब आप क्या कोर्ट चले जाओगे क्या? ठीक है, दे कैन बेनिफिटली डू दैट, नॉट तो है ही नहीं। और जब भी ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आए तो इनको 2 बार पढ़ना है, ये मोस्टली गलती होते हैं। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, स्टेट बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, तो दे कैन डू दैट सेक्युलर एसोसिएटेड विद द रिलीजियस, क्योंकि देखिए स्पेशली मंदिरों में जाना मना कर, मंदिर बंद कर दिए थे, नमाज पढ़ना, लोग जामा मस्जिद नहीं जा सकते थे या कोई भी मॉस्क नहीं जा सकते थे नमाज पढ़ने के लिए। समझ में आया? रेस्ट्रिक्ट कर दिया था मूवमेंट। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज एब्सोल्युटली व्हाट, आउट ऑफ दिस फ्रेम। और यहां पर जो आपका आंसर होगा, क्या पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओके, 10 पे आते हैं।
Consider the following statement. If a new state is to be formed, then the concerned bill can be introduced in either house of the parliament after the prior recommendation of the president. Okay. Next, if a new state is to be formed, then the concerned bill can be introduced in Lok Sabha without the recommendation of the president. ऊपर वाले क्वेश्चन का कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट दूसरा लिखा है. तीसरा, if a new state is to be formed, then the concerned bill can be introduced in Lok Sabha after prior recommendation of the president. कुछ नहीं, इन्होंने पार्लियामेंट की जगह क्या लिख दिया? लोकसभा. नाउ सबसे पहली बात, अगर कोई नया स्टेट की बात हो रही है तो हमारी है स्पेशली किसकी, कौन से स्केड्यूल्स की बात हो रही है? स्केड्यूल 1, आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 1 to 4, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? यूनियन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं, नई स्टेट बना सकते हैं, और ये सारे के सारे संवैधानिक अमेंडमेंट नहीं है. इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, याद रखना पहली बात. ठीक है. दूसरी बात, यहाँ पर जब भी कोई नई स्टेट बनेगी तब प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल बहुत ज़रूरी है, रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी. प्रेसिडेंट कहना चाहिए, प्रेसिडेंट कहेगा तब जाके पार्लियामेंट के अंदर किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी हाउस में वो बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. लेकिन उस रिकमेंडेशन के भी पहले प्रेसिडेंट ये बात उस स्टेट को भेजता है जिसमें ये अल्टरेशन होने वाला है. इस रिकमेंडेशन के भी पहले ये बात वो स्टेट को भेजता है जिसमें ये अल्टरेशन होने वाला है, फॉर स्पेसिफाइड टाइम. वो स्टेट का कोई भी ओपिनियन हो, नन मैटर्स, एक फॉर्मेलिटी की तरफ भेजता है ताकि स्टेट को पता हो कि हम आपके पर काटने वाले हैं, हम नई स्टेट बनाने वाले हैं. जस्ट उनको इन्फॉर्म करने के लिए विथ स्टेपुलेटेड टाइम. कुछ बोलना है तो इस टाइम में बोल लो, क्या है आपकी आखिरी इच्छा. एंड एट द रिटर्न दे वे बैक. और पहला वाला जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखा है वो वही लिखा है. पहली बात तो ईदर हाउस की बात हुई है, ये बिल्कुल ठीक है. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट ईदर हाउस, ये बिल्कुल ठीक है. उसके बाद आफ्टर द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. दूसरे पे आते हैं. अब जब ऊपर वाला करेक्ट है तो दूसरा वाला इनकरेक्ट. पढ़ के ही लग रहा है, जब ऊपर वाला करेक्ट हो गया, दोनों एक साथ कैसे करेक्ट हो सकते हैं? पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं ना कि कुछ और ही पढ़ रहे हैं. फिर तीसरा, अगर कोई नई स्टेट बना रहे हो, अब देखो ईदर हाउस करेक्ट कर दिया तो लोकसभा यहां से कैसे आ जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होना चाहिए. केवल मनी बिल में है ये फेवरिज्म, मनी बिल में केवल फेवरिज्म है, बाकी और किसी में नहीं है लोकसभा के. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. ओनली क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है. कौन सा करेक्ट होगा? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. आ जाओ. बाय 35th Amendment Act 1974, Sikkim was incorporated into the Indian Union as an associate state. By 36th Amendment Act, पहला स्टेटमेंट 74 में सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया. ठीक है, स्टेट का एसोसिएशन मतलब हमारा क्यों क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ उसका मतलब. 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 को सिक्किम को फुल स्टेटहुड मिल गया and become the 22nd state of India. And the 56th Amendment Act 1987, Daman formed the 7th UT of the Indian Union. Now, सबसे पहले बात यहाँ पर अगर हम बात करें 35th Constitutional Amendment Act की, ठीक है, 35th जो था, पहले सिक्किम जो था हमारे आज़ादी के बाद हमारा वो एक तरीके से प्रोटेक्टरेट स्टेट था. प्रोटेक्टरेट मतलब हमारे शेड के अंदर था. ये कभी भी यूनियन टेरिटरी नहीं रहा. पहली बात तो इट नेवर बी अ यूनियन टेरिटरी, कभी भी यूनियन टेरिटरी नहीं रहा. दूसरा, अगर हम बात करें तो इसको 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 के अंदर, इसको 35th अमेंडमेंट 1974 के अंदर एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया. कंप्लीट स्टेटहुड नहीं दिया गया, एसोसिएट स्टेट मतलब अब पहले प्रोटेक्टरेट स्टेट में ये था कि हम सिक्किम का डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स संभाल रहे थे. इंडिया ये तीन चीज़ों को संभाल रहा था. उसके एसोसिएट स्टेट में उसको थोड़ा सा पावर देने की और डाइवर्ज करने की कोशिश करी, एज अ स्टेटहुड देने की कोशिश की ना. पहले आप पहुंचने वाले तो सेकंड रैंक पे खड़ा कर दिया. और नेक्स्ट 36 अमेंडमेंट 1976 के अंदर फुल स्टेटहुड मिल गया था आपके सिक्किम को, और सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया दैट टाइम.
ये दोनों अमेंडमेंट याद रखना। 36 एंड 35 में कंफ्यूजन रहता है। 35 स्टैंड्स फॉर एसोसिएट स्टेट एंड 36 स्टैंड्स फॉर सिक्किम एज अ स्टेट। ठीक है, 34 में भी क्या, 34 में क्या हुआ था? वो तो लेकिन वो तो 1947 से लेकर 74 तक लगातार रहा है जब वो स्टार्टिंग हुई थी, क्योंकि ये एक स्पेशली एक अलग ही डायनेस्टी के अंदर रूल आउट करता था। इसको कभी भी यूनियन टेरिटरी नहीं बनाएगा, प्रोलेक्टरेट स्टेट के अंदर आता था डेफिनेशंस में। लेटर ऑन 35 में इसको इल्यूड आउट करके सीधे लिख दिया गया कि एसोसिएट स्टेट है। ठीक है, और उसके बाद 36 में क्या कर दिया गया, 36 अमेंडमेंट में लिख दिया 1975 के अंदर कि ये जो है ये स्टेट है। ठीक है, ओके। नाउ अब बात करते हैं 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। 56 में क्या हुआ, 1987 की बात हो रही है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो गोवा है ना, उसको स्टेटहुड दिया गया था। गोवा को स्टेटहुड दिया गया था। इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर गोवा को स्टेटहुड दिया गया था। दमन का ऐसा कोई सिग्निफिकेंस था ही नहीं। ठीक है, गोवा, दमन एंड दीव वर इंक्लूडेड इन द इंडियन यूनियन as a 7th UT, but by 56th amendment, Constitutional Amendment Act, Goa was formed as a 25th state, 25th state of a Indian Union. ठीक है, 25वां स्टेट बना था ये 1987 के 56th अमेंडमेंट के साथ। डू रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि वैसे गोवा 1961 में गोवा, दमन एंड दीव, इन तीनों को हमने यूटीज डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, फिर गोवा को स्टेटहुड दे दिया, बाकी अभी दोनों यूटीज हैं। ठीक है, गोवा को स्टेटहुड कब दे दिया, 1987 में, बाय द 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट? सी, राइट? ओके, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12। ये कितनों ने अटेम्प्ट किया, पहले ये बताएंगे? जस्ट सोली, जस्ट सैंग्विस, वाह जी वाह। क्या होता है जस्ट सोली का मतलब? पहला स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूं, फिर देखते हैं। जस्ट सोली मीन्स कन्फर्मिंग द सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, वाइल जस्ट सैंग्विन्स गिव द रिकॉग्निशन टू द ब्लड टाइज। सही की गलत? सही की गलत? गलत। सही की गलत बताएंगे ना? नई खबर, ये क्या होता है नई खबर? कितनों ने पहली बार जस्ट सोली और जस्ट सैंग्विन्स को सुना था और तो भी सही लगा है? ये होता है कॉन्फिडेंस यूपीएससी स्टूडेंट्स का, गट फीलिंग पे ही बैठे रहते हैं। पहली बार सुना और सही लग गया, हाँ, वाह जी वाह। जस्ट सोली मीन्स कन्फर्मिंग द, अब ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये एक तरीके से बहुत फेमस वर्ड्स रहे थे जब संविधान बन रहा था। जस्ट सोली का मतलब जो है स्पेशली होता है कि जो सिटीजनशिप है वो आपके बर्थ प्लेस पे दी जाए। ठीक है, जस्ट सोली का मतलब स्पेशली सन ऑफ द सॉइल। ठीक है, सन ऑफ द सॉइल, इसका मतलब ही होता है सन ऑफ द सॉइल, इस मिट्टी का बालक आप ही हैं। ठीक है, जस्ट सोली। एंड उसके बाद जस्ट सैंग्विन्स गिव द रिकॉग्निशन टू द ब्लड टाइज। ये इसका मतलब ये था कि भाई क्वीन एलिजाबेथ के बेटे को भी इंडियन सिटीजनशिप दे दो, क्योंकि वो रॉयल ब्लड है, यहां पर ये लोग रूल करके गए, उनको भी दे दो। ठीक है, उनकी परिवारवाद के कारण उनको सिटीजनशिप दे दो। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। जस्ट सोली बिल्कुल सही लिखा हुआ है एंड जस्ट सैंग्विन्स का मतलब होता है ब्लड टाइज से रिलेटेड कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना। ठीक है, दूसरा, मोतीलाल नेहरू वाज इन फेवर ऑफ जस्ट सोली। ऑब्वियसली बात है, 1928 नेहरू रिपोर्ट, he talks about just solely only. Indian citizenship should be the part of this particular notion. Do remember. Just solely का मतलब यहाँ पर son of the soil का. He talked about just solely.
जस्ट सॉली मीन्स सन ऑफ द सॉइल. मोतीलाल नेहरू फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, इतना टेंशन ले रहे हैं. जस्ट सॉली. ठीक है, 1928 नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन के अगेंस्ट आके ये रिपोर्ट बनाई गई थी और एक्सेप्ट नहीं हो पाई थी, क्योंकि ये जो रिपोर्ट थी बहुत अच्छी बनाई थी, इसमें फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप सबके बारे में बात की थी, बट ऑब्वियस सी बात है ये सारे लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं हुई थी, जो कि साइमन कमीशन ने कहा था कि ये सबके द्वारा रिकमेंडेड होगी या सबके द्वारा एक्सेप्टेड होगी, तभी हम इसे एक्सेप्ट करेंगे साइमन कमीशन की रिपोर्ट्स के ऊपर. ठीक है ना. दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही. वाइल बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया रिजेक्टेड द रेशियल आइडिया ऑफ जस्ट सैंगविन्स बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द इंडियन ईथोस. ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा कि हमने किसको प्रोफाउंड किया है, जस्ट सॉली को प्रोफाउंड किया है, सैंगविन्स को नहीं किया है. और जिन्होंने सिटीजनशिप के बारे में समझा है वो ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर रेशियल्स का कोई लेना देना नहीं है, किसी भी परिवारवाद का कोई लेना देना नहीं है कि दूसरे कंट्री के पर्टिकुलर पर्सन के बेसिस पे हम कि आप फ्रांस से रिलेटेड हो, हमारे फ्रांस से रिलेशन अच्छे हैं तो आपको सिटीजनशिप दे देते हैं. ऐसा नहीं देते ना. तो वही वाली बात हुई है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया रिजेक्टेड द आइडिया, रेशियल आइडिया मतलब परिवारवाद वाला आइडिया ऑफ जस्ट सैंगविन्स बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द इंडियन ईथोस, इंडियन वैल्यूज के खिलाफ था वो. ठीक है, क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सी इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13. ओके, बात करते हैं कैटेगरी ऑफ पर्सन. एक तरफ लिखा है, एक तरफ डिटेल लिखी है. लिखा हुआ है सिटीजन. ठीक है, सिटीजन. इतना इजी मैच द फॉलोइंग देखा है आपने कभी? सिटीजन, एलियन, स्टेटलेस पर्सन, रेफ्यूजी. ठीक, कभी देखा है? नहीं देखा ना, ना देखोगे कभी. नाउ सिटीजनशिप की अगर यहां पर बात करें तो क्या होगा? फुल मेंबर ऑफ इंडियन यूनियन. एलियन क्या होता है? एलियन वो एलियन नहीं, मार्स वाला. व्हाट? दे कैन बी सिटीजन ऑफ फ्रेंड और एनिमी कंट्री. हमारा दोस्त भी हो सकता है और एनिमी हो सकता है. थर्ड वन, स्टेटलेस पर्सन. इट्स लाइक इलीगल माइग्रेंट. स्टेटलेस कोई है ही नहीं. रेफ्यूजी, टेकिंग रेफ्यूजी भी लिख दिया ऑप्शंस. टेकिंग रेफ्यूजी इन इंडिया ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन इन देयर कंट्री. हमारे देश में भी रेफ्यूजीज रह रहे हैं. कौन? रोहिंगा मुस्लिम्स. ठीक है, क्या होगा इसमें? डी. ये बिल्कुल सही कराए होंगे. चलो 14 पे आ जाओ. लेट्स जस्ट कम टू द 14th क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग अलग से फिर से आ गया. एक तरफ है अमेंडमेंट और दूसरी तरफ प्रोविजन. ठीक है, पहला 4th अमेंडमेंट, 7th, 9th एंड 10th. अब जो अमेंडमेंट पढ़ के आएगा उसको तो ठीक हो गया होगा, बाकी तो पता ही नहीं होते अमेंडमेंट हुए क्या. ठीक है, सबसे पहले 4th अमेंडमेंट की बात हो रही है. 4th अमेंडमेंट में क्या आया और 7th में क्या आया, 9th में क्या आया, 10th में. तो सबसे इजी क्या है? कौन सा अमेंडमेंट आपको लग रहा है जो आपने सुना है? 7th सुना था आपने? वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाला सुना है ना? थोड़ा सा रिपोर्ट बनी थी, फजल अली कमीशन बना, उसकी बात हो रही है. तो जब हम सेकंड की बात कर रहे हैं तो सेकंड पे जाते हैं. 2nd एंड 7th शेड्यूल वर अमेंडेड. सेकंड जो 7th शेड्यूल में जो अमेंडमेंट हुआ वो आपके 2nd और 7th शेड्यूल में हुआ. 2nd एंड 7th में हुआ, वर अमेंडेड. डिवीजन ऑफ पावर 7th में, और वाइल 2nd में एमोल्यूमेंट्स एंड सैलरीज. ठीक है, सेकेंड. अगर हम 4th की बात करें तो देयर वाज द एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 31A सेविंग ऑफ लॉ फॉर मेकिंग दिस पर्टिकुलर एक्विजिशन, जो अभी हमने पढ़ा था स्टेट के एक्विजिशन वाली बात. यहां पर एक्सटेंड किया गया था उसका स्कोप. आर्टिकल 31 का स्कोप को एक्सटेंड किया गया. तो 4th का 1st, 7th का 2nd एंड 3rd का 9th का स्पेशली 3rd. ठीक है, सीजन ऑफ बेरुवारी यूनियन टू पाकिस्तान. बेरुवारी कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल में. इट वाज बाय द 9th अमेंडमेंट. एंड उसके बाद द 10th अमेंडमेंट इज दादर एंड नागर हवेली एक्वायर्ड फ्रॉम द
पोर्तुगीज। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन, नो नीड टू वरी अबाउट इट अगर ऊपर नीचे गलत भी हो गया है, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन समटाइम्स आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कोई कंसेप्ट यूज नहीं होता है, रट के जाओगे तो उसका हो जाएगा, बस ये वाली बात है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 15th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि अमेंडमेंट लिखा हुआ है और एज लिखी हुई है। 61th अमेंडमेंट एक्ट 1989 के अंदर रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18, ठीक है, 21 से 18, 21 साल से 18 साल कर दी गई बाय 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। नाउ दूसरा सेकंड अगर बात करें तो 69 अमेंडमेंट एक्ट अकॉर्डेड द स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली बाय डेजिग्नेटिंग एज एनसीटी। व्हाट इज एनसीटी? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। थर्ड वन आ जाओ, 81 अमेंडमेंट एक्ट empowered the state to consider the unfilled reserved vacancy of a year as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding years or years। Look, पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो हम देखते हैं, पहला स्टेटमेंट तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1989 में आया, उसने ये काम बिल्कुल किया, इसने 21 से 18 उम्र ले आया, और इसी के बाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गई। पहले केवल सिंगल मेंबर बॉडी थी, बाद में मल्टी मेंबर बनी, फिर उसके बाद सिंगल मेंबर बनी, और फिर 1992 के बाद फिर दोबारा मल्टी मेंबर। मतलब पता नहीं खेल रहे थे कि क्या कर रहे थे, तुम आ जाओ फिर नहीं आओ फिर आ गए, और तब से लेकर अभी तक 3 मेंबर बॉडी है वो, ठीक है। 1989 ये इसके आने के बाद ही हुआ, क्योंकि जब इतने सारे, अब इतना बड़ा एरिया बढ़ गया, इतने सारे लोग बढ़ गए तो काम भी बढ़ गया, तो एक से काम नहीं हो पाएगा, 3 चाहिए, ठीक है, वही वाली बात। तो पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो 69 अमेंडमेंट से इट्स अ फैक्चुअल थिंग कि दिल्ली को एनसीटी का स्टेटस 69 अमेंडमेंट में दिया गया, ठीक है, दिल्ली एज अ कैपिटल रीजन, ठीक है। 69 अमेंडमेंट में दिल्ली को एज अ एनसीटी रीजन का दर्जा दिया गया। अब 81st अमेंडमेंट एक्ट एम्पावर्ड द स्टेट टू कंसिडर, ये स्टेटमेंट कितनों को समझ में आ गया था कि क्या लिखा हुआ है? हाँ, आ गया था समझ में। सही है कि गलत है? गलत है। अच्छा, पढ़ते हैं। 81st अमेंडमेंट एक्ट empowered the state to consider the unfilled reserve vacancy of a year as a separate class of vacancies। क्या गलत है? अब लो सही है, गलत है, सही है, क्या गलत है इसमें? अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसीज की बात हो रही है, लेटर टू बी फिल्ड अप इन अ सक्सीडिंग ईयर और ईयर्स, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। 81st अमेंडमेंट ने जो वैकेंसीज रह जाती थी अनफिल्ड, उनको कवर अप करने की बात की, ठीक है। इसके बाद हमने 86 भी देखा था कि राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन था, वो क्या बना था? फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी हमने, एलिमेंट्री एजुकेशन ड्यूटी बनती है पेरेंट्स की, वार्ड्स की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, ठीक है, काम ना कराएं घर पे। तो क्या है पर्टिकुलरली? ए बी सी तीनों सही है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल रिव्यू, federalism, independence of judiciary are the some of the basic characteristics which form the basic structure of the Indian constitution। यहां पर अगर हम बात करें दोबारा, listen, first statement, supremacy of a constitution, judicial review, federalism, independence of judiciary, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। दूसरा, बलवंत राय मेहता कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू डिटरमाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड थर्ड, the Beruari Union 1960 Supreme Court held that the preamble is an essential part of our constitution। Exactly, Beruari Union ने कहा था कि preamble is not a part of a constitution। बलवंत राय मेहता वाला कुछ हुआ ही नहीं है, और केशवानंद भारती केस से चीजें आई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की, ठीक है। और पहला जो था, स्पेशली पहला जो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। बताओ इनमें से संविधान क्या अमेंड कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता,
जो चीज है वो तो है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये सारे के सारे एक्सट्रीमली फाउंडेशन वाले पार्ट हैं। जुडिशरी की आज़ादी, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपीरियरिटी, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, ये सारे कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत बेसिक फाउंडेशन है। तो फर्स्ट जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, बाकी दोनों गलत हैं बाकी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 16th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आ जाओ जल्दी से। फॉर पंचायत्स, इन्होंने पहली बार पंचायत को रिकमेंड किया था कि भाई पंचायत होनी चाहिए, और ये स्पेशली कैसी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वाली बात होनी चाहिए। ठीक है, 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आई, इसके बाद बहुत कमेटीज आई। ठीक है, नाउ 17, फर्स्ट वन, द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हैज इवॉल्व फ्रॉम द इशू ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, पहला। दूसरा, the first constitutional amendment bill 1951 is also known as basis of the evolution of the basic structure doctrine, ठीक है। थर्ड, the first constitution act 1951 was challenged in the शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कुछ याद रखो ना रखो, शंकरी प्रसाद पहले ही पर्सन था, ठीक है, कुछ याद रखो नहीं, यही पहला पर्सन था जिसने मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू की थी। ठीक है, पहला। तीसरा स्टेटमेंट तो आंख बंद करके सही था, ऊपर वाले देख लेते हैं, बुद्धि से किए होंगे तो। पहला वाला, द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व फ्रॉम द इशू ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, रॉन्ग कि राइट? राइट। कौन बोल रहा है रॉन्ग? बताएं रॉन्ग। कोई नहीं बोलेगा, अभी तो कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, देखो बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ है, द इशू ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, कब हटाया गया था इसको? 1978 में। इसको एक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में इसको स्पेशली लीगल राइट बना दिया 300A के अंदर बनाया था, उसको 300A के अंदर बना दिया। वहीं से इवॉल्व हुआ कि भैया यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है क्या, फंडामेंटल राइट्स हैं कि नहीं है, कि इस तरीके से फंडामेंटल राइट से चीजें निकाल ली जा रही हैं। समझ में आया क्यों वहां पर ऐसा लिखा है? सेकंड, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, बेसिस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना इज व्हाट? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। टाइम के हिसाब से चीजें चेंज होना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। वही बात लिखी हुई है कि पहले संविधान ने ये आपको दिखाया कि ये जो पर्टिकुलर चीज है कॉन्स्टिट्यूशन में जो टाइमली चेंजेस हो रहे हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो यहां पर जो तीनों हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों सही हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों सही है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन। बात करते हैं केशवानंद भारती केस। कितने आए हैं केशवानंद पे? केशवानंद भारती केस, द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट डेमोक्रेसी फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। 18 छूट गया, सॉरी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज अ फीचर ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक अमेंडिंग पावर, ऑब्वियस सी बात है, अनकंट्रोल अमेंडिंग पावर तो देंगे नहीं। ठीक है, दूसरा, the harmony and the balance between fundamental and DPSP directive principle is also the part of basic structure, बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, 1 and 2 is absolutely correct. Moving ahead, ठीक है, हार्मनी मतलब दोनों के बीच में जो साइलेंट रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लड़ाई करते रहेंगे। तो नेक्स्ट 18, केशवानंद भारती केस 18 हो गया, 19 आ गया। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन केशवानंद भारती केस Supreme Court stated that the democracy forms a part of the basic structure of a constitution. Okay. Second, rule of law मतलब कानून का अधिकार। ठीक है, कानून का अधिकार या कानून के जो पर्टिकुलरली उसके ऊपर बेस्ड, एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, वर ऑल्सो मेंशन टू बी द फीचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला वाला डेमोक्रेसी फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, राइट और रॉन्ग? राइट, ऑब्वियस सी बात है, राइट। प्रियम्बल में मेंशन है डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में। रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल रिव्यू, है ना, जुडिशियल रिव्यू इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगेन। तो यहां पर दोबारा
Option A and B. Next, moving to the next one. ट्वेंटी. नाउ ये कितनों को समझ में आया? हाँ, नहीं आया? मैं बता रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 20. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला, इन एल Chandra Kumar versus Union of India case, it was stated the Supreme Court and High Court power of the judicial review under Article 32 and 226 respectively form a part of a basic structure. देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इस केस के अंदर ये बात को बहुत अच्छे से मेंशन किया गया था, ये हार्मनी क्रिएट की गई थी और ये बताया गया था कि दोनों के अंदर किसके पास वाइडर पावर है रिट को निकालने की. देखो, फंडामेंटल राइट्स के जब वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास केवल फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ रिट निकालने की पावर है, लेकिन वहीं पर ऑर्डिनरी नियम के अंदर हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है. वो ऑर्डिनरी लॉज में भी रिट निकाल देती है. वो रिट उनकी बात हो रही है, हर्बीस कर्पस, मिंडासमस, सेंचुरी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो. किस वारंट से आप ये सब चीजें कर रहे हैं? ठीक है, तो ये जो 5 रिट्स हैं सुप्रीम कोर्ट का, इसमें सुप्रीम कोर्ट वाइडर नहीं है, नैरो है. और ये चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया और ये बोला गया कि ये जो अधिकार है जुडिशियल रिव्यू का, ये जो अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, आर्टिकल 32 और 226 के अंदर वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. नेक्स्ट, इट वॉज हेल्ड that these power cannot be diluted by transferring them to the administrative tribunals. और ये पावर डाइल्यूट नहीं होंगी. अगर मान लो हमारे देश में ट्राइब्यूनल्स का मतलब होता है स्पेशली जो टेम्पररी कोर्ट्स होते हैं, फॉर सम टाइम बने हुए हैं, ठीक है, जिसे हम क्वासी जुडिशियल्स के नाम से जानते हैं. ठीक है, दे हैव द जुडिशियल पावर्स, जैसे एनजीटी, ठीक है, हाँ, सीएटी, ठीक है, देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स. ठीक है, ये ट्राइब्यूनल्स काम क्या करते हैं? स्पेशली जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो सीएटी में जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं. एसएटी, सीएटी ऐसे हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स. तो ये पावर ऐसे नहीं होगा कि जब ट्राइब्यूनल्स के पास हियरिंग कर रहा है तो उसके पास ये पावर नहीं है. सारी की सारी पावर शिफ्ट होंगी. समझ में आया? तो इट वॉज ऑल्सो है दीज पावर कैन नॉट बी डाइल्यूटेड, मतलब इनको खत्म नहीं किया जा सकता. ठीक है, बाय जस्ट transferring them to the okay, transferring them to the administrative tribunals. बिल्कुल सही. ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां ऑप्शन सी. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन. कंसिडर ही करा रहे हैं सारे. फर्स्ट, आर्टिकल 31B introduced the 9th schedule and stated that any law under it could not be challenged for the violation of fundamental rights as per article 13 of the constitution. 31B
9 स्केड्यूल, ठीक है। 31B 9 स्केड्यूल, दोनों एसोसिएटेड है, दोनों लाइन बिल्कुल सही है। स्टेटेड दैट एनी लॉ, कोई कानून, इट कुड नॉट बी चैलेंज फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज पर आर्टिकल 13(2). इतना आसान पेपर आप नहीं देखेंगे, नीचे 13(2) के बारे में भी लिख दिया है। आप अगर ऐसे स्टेटमेंट उम्मीद कर रहे हैं, है ना, तो थोड़ी उम्मीदें कम करें अपनी। 13(2) के बारे में नीचे लिख दिया है। 13(2) ये कहता है कि पार्लियामेंट शैल नॉट ड्राफ्ट एनी लॉ विच अब्रिजेस द राइट कन्फर्म्ड अंडर पार्ट 3 टू द एक्सटेंड इट शैल बी वॉइड। वही बात कि पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने जाएं, ठीक है, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता। और वही स्टेटमेंट ऊपर लिख दिया 31 के बी के अंदर 9 स्केड्यूल को ऐड किया गया ताकि जो कुछ लॉ हैं वो पर्टिकुलरली इट कुड नॉट बी चैलेंज फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। सो वाइल गोइंग थ्रू बोथ ऑफ दीज 1 and 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, 1 and 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो जल्दी करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, बस इंपॉर्टेंट। 22 पे आ जाते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज जस्ट अ जुडिशियल इनोवेशन। अब आपको ये बात ऑब्वियस ही पता है, ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन है नहीं, तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है, इज अ जुडिशियल इनोवेशन फॉर इंश्योरिंग द पावर ऑफ अमेंडमेंट नॉट टू बी मिसयूज्ड बाय पार्लियामेंट। सही की गलत? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, द बेसिक आइडिया बिहाइंड इट दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुड नॉट बी अल्टर इन सच मैनर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन लूजेस इज आइडेंटिटी। अभी बात करी थी उसी की कि अगर वो गिर जाएगा तो ऑब्वियसली उसके पूरा का पूरा जो प्रेस्टीज है वो नीचे गिर जाएगी। तो ये दोनों सही हैं, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग अगेन, नेक्स्ट क्वेश्चन 23। Consider the following statement again. So far, many amendments have been made to the Indian Constitution. सही की गलत? हर साल होते रहते हैं। So far, अभी बहुत सारे हो चुके हैं, ठीक है, more than 105 हैं, I think 104 प्लस ही हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, डिस्पाइट दीज अमेंडमेंट्स, इन अमेंडमेंट के बाद भी the hopes and the idea of its framers are still intact and can be identified as a constitution adopted in 1949। बिल्कुल पूरे वही प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि लोकसभा से बिल सीधे प्रेसिडेंट के फेंक के मारा जाता है कि साइन कर दो, राज्यसभा से ही होके जाता है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया इनोवेशन कर दिया हो अपन ने, है ना, इतने कहाँ जीनियस हैं। तो सेकेंड वाला भी बिल्कुल सही है। तीसरा, दिस वॉज हैपन ड्यू टू द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन केशवानंद भारती केस। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन ने, है ना, पार्लियामेंट की पूंछ पे पैर रख रखा है, ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये डिसीजन ने बिल्कुल वैसे ही काम किया है, पूंछ पे पैर रखने का, बढ़ के दिखाया आगे वो, है ना, सही बात है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है वो तीनों ही करेक्ट है। पूछा क्या गया है? करेक्ट पूछा गया है, तो फिर क्या ही आएगा? ऑप्शन बी आएगा। ओके, 24 पे आ जाओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। नाउ पार्ट 20 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर ऑफ, देखो अगर पार्ट 20 लिखा होता ना क्वेश्चन टफ हो जाता। आर्टिकल 368 लेके आपको चम्मच दे दी उन्होंने, ठीक है। 368 जैसी देखा वैसी आपकी आंखों में चमक आ गई होगी कि ये तो आंसू आ गए। आंसू ना है, भी आगे आएंगे आंसू, रुक जाइए, ठीक है। आर्टिकल 368 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्क्राइब इट्स प्रोसीजर। सही की गलत? वेरी गुड। सेकेंड, द पार्लियामेंट मे अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एडिशन, वेरिएशन, रिपील एनी प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेट डाउन बाय द पर्पस। सही है, ऑब्वियस ही बात है, उनके हिसाब से ही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि किस तरीके से अमेंडमेंट होना है, क्या एडिशंस होना है, क्या वेरिएशन आना है, सब कुछ। नेक्स्ट, थर्ड, केशवानंद भारती केस 1973, द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजन विच फॉर्म बेसिक स्ट्रक्चर। अगर इसके बाद भी तुम गलत करके आए हो, है ना, बाहर फेंक दे, वो अपने आप बाहर जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट।
ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन। ठीक है, 24th Amendment Act 1971 affirmed that Parliament can amend any part of a constitution includes fundamental rights by amending Article 13 and 368। सही की गलत? 24th Amendment 1971 ने ये अफर्म किया कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को इन्वॉल्वमेंट के साथ बाय अमेंडिंग आर्टिकल 13 एंड 368। एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट, एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट। बाद में केशवानंद भारती ने केस ने ही कहा कि हाँ अमेंड कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते। इस 24th अमेंडमेंट ने एग्जीक्यूटिव ने अपने हाथ में बहुत ज्यादा पावर ले ली थी कि हम जिसको चाहे उसको उड़ा सकते हैं अपनी मर्जी से। जुडिशरी ने बोला अभी रुको, थमो, ये बाकी है ना। और बाकी क्या हुआ, वो पूछ पे पैर रखना, केशवानंद भारती केस। फिर दोबारा कि अब आगे आप फंडामेंटल राइट्स तो आप कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं ला सकते आप। और 42nd में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तभी कहते हैं उसे, बहुत पावर लेने की कोशिश करी उसने भी। ये संवैधानिक अमेंडमेंट एक्ट, ये समझ लीजिए एग्जीक्यूटिव खुद पावर लेने की कोशिश कर रहा है और जितने जुडिशियल इंटरवेंशन है वो उनकी पावर पे फुल स्टॉप लगा रहा है। यही तो लड़ाई है हमारे देश में। अगर यहीं यूएस में होते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, है ना। यहाँ एक्चुअली ये, इससे आदमी खुश परेशान नहीं है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, दूसरा कैसे सुखी है, उस पर कैसे फुल स्टॉप लगाया जाए, दूसरे का व्यापार कैसे चल रहा है ना, वो वाला काम है ना। तो 24th फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड, 31st अमेंडमेंट एक्ट इंक्रीज द सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम 525 टू 545। फैक्चुअल डेटा बिल्कुल सही है। 31st अमेंडमेंट एक्ट ने इंक्रीज कर दी थी लोकसभा की सीट 525 से 545 में। ठीक है, उसके बाद आखिरी 35th अमेंडमेंट एक्ट गिव सिक्किम स्टेटस फुल फ्लेजेड। किसका था 35th? एसोसिएट स्टेट का। 36 था सिक्किम। ठीक है, सिक्किम को ऐसे ही याद रखेंगे, सिक्किम 6, 36। ठीक है, 36 सिक्किम, बाकी सब एसोसिएट हैं जो भी हैं। तो तीसरा वाला क्या है पर्टिकुलरली रॉन्ग है, करेक्ट पूछा है 1 and 2। कितनों के अब तक सारे सही हुए हैं? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेरे सही हुए हैं, ठीक है। चलो 26 कहाँ है, यहाँ पढ़ते हैं। 26 पे आ जाओ। 26 पे लिखा हुआ है फर्स्ट, लो असर्शन दिया है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का। देख के खुशी होगी मेरे को तो। रीजन क्या दिया हुआ है, इट वाज एक्ट टू स्टॉप डिफेक्शन। लो आया राम गया राम, ठीक है, वही जो शुरुआत अपन ने बात करी थी डिफेक्शन की, आए और गए, इसी को रोकने के लिए। तो क्या होगा, ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इन क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि आपको जो एक्सप्लेनेशन लग रहा है ना वो दूसरा स्टेटमेंट भी होता है कभी कभार। ठीक है, डू रिमेंबर कि आपको ये याद रखना है कि जो रीजन बताया गया वो सही में रीजन है। पूछो उससे, है रीजन, तो इसका रीजन है, वो बोलता है हाँ है, तो ही टिक करके आना है, नहीं ये क्वेश्चन छोड़ देने होते हैं, है ना। बहुत वाइडर कॉन्टेक्स्ट होता है इनका। तो क्या है, आया राम गया राम, ए। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 27th। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 82nd Amendment Act, Constitutional Amendment Act 2000 ensured the making of any provision in favor of SC, ST for relaxation in qualifying exam in any examination. Qualifying exam in any government examination होना चाहिए था, पर ठीक है, in any examination. Second, 84th Amendment Act extended the ban on readjustment. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2026 तक रजिस्टर है। 2026 के बाद अभी से इन लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, वो चखने लगे हैं कि अब सीट बढ़ाने का टाइम आ गया है क्योंकि पॉपुलेशन हो गई है 138 करोड़। डेटा अभी आने लगेगा अगले साल से, अगले साल मतलब शुरू हो गई। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। देर में याद आया मुझे, है ना, 27 क्वेश्चन के बाद याद आया हैप्पी न्यू ईयर आज। ठीक है, ठीक है ना, नया साल आ गया। आप देख लो अभी फरवरी मार्च से सेंसस कमिश्नर डेटा निकालने वाले, है ना। कल ही लिख दिया है कि नए साल में आपको नया तोहफा तो नहीं है ये,
परेशानी वाली बात है, और बड़े खुशी से बता रहे हैं हम चाइना को पीछे कर चुके हैं। वेरी गुड, ठीक है। 84th Constitutional Amendment Act extend the ban of the readjustment of seats in the Lok Sabha and the State Legislative Assembly for another 25 years, ठीक है, up to 2026। 2026 तक सीट्स नहीं बढ़ेंगी, फिर बढ़ जाएंगी, ये 84th Constitutional Amendment ने कहा। सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे आ जाओ तीसरे पे। 86th Amendment Act made elementary education a fundamental right under Article 21A। बिल्कुल सही, इसने हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी, 11th ड्यूटी जिसे हम कहते हैं, जिसमें पेरेंट की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एब्सोल्युटली करेक्ट। आ जाओ सीधे 1 2 3 कहाँ है? बी। लो, एक तो टेक्नोलॉजी, तो ट्वेंटी सिक्स्थ हो गया, 27th हो गया, है ना। 27th का आंसर क्या है? बी। अब आ जाओ 28th पे। Consider the following statement again. 28, एक मिनट। 11th Amendment Act provided that the election of the president and vice president cannot be challenged on the grounds of any vacancy in the appropriate electoral college, ठीक है। दूसरा, ये तो पता है कि वैकेंसी के, अब ये नहीं इलेक्शन हुआ, आप ही नहीं गए, आप छुट्टी पे थे, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं प्रेसिडेंट गलत चुन लिया गया है। गलती आपकी कि प्रेसिडेंट की? प्रेसिडेंट बोले नहीं नहीं नहीं, अब हम इसको दोबारा चुनेंगे। बात सही लिखी है बिल्कुल। अब आगे देखते हैं। दूसरा, 13th Amendment Act gave the status of the state to the Nagaland and make the special provision। very important, 13th Amendment Act जिसने नागालैंड के अंदर स्पेशली उसको एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया था, ठीक है। 371, वेरी गुड। 18th Amendment Act created the new state of पंजाब एंड हरियाणा। 18वां संशोधन एक्ट जो था उसने पंजाब एंड हरियाणा का क्रिएशन किया। नन ऑफ क्या पूछा है? स्पेशली इनकरेक्ट पूछा है, तो क्या है? नन ऑफ दीज विल बी द ट्रू। तीनों ही सही स्टेटमेंट है, गलत एक भी नहीं है। वो नन ऑफ द, ये 1 2 3 नहीं लगाना, है ना, या ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसके आगे 1 लगा दिया। 1 2 3 मेरे हिसाब से तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंटिंग मिस्टेक वाले आते हैं जो स्टूडेंट्स, है ना, उन पे भी क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट 29, लेट्स जस्ट कम टू द 29 एंड बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रोविजन ऑफ एडमिशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट कैन बी अमेंडेड थ्रू सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। दूसरा, द प्रोविजन ऑफ कोरम। कितनों को कोरम का मतलब पता था? ओके, ठीक है। इन पार्लियामेंट कैन बी अमेंडेड थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी। कोरम होता क्या है? 1/10 प्रेजेंट होने चाहिए, तब कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ऐसे नहीं 2 बच्चे आ गए, मतलब 2 MP आ गए, सॉरी, काम शुरू चल गया, है ना। नो। उसके बाद थर्ड, द प्रोविजन ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन बी अमेंडेड थ्रू सिंपल मेजॉरिटी। अब पहले बात तो ये समझो, सिंपल मेजॉरिटी होता क्या है? सिंपल मेजॉरिटी का मतलब, देखो हमारे संविधान में 4 मेजॉरिटीज दी हैं, हमें 3 से ज्यादा लेना देना है। एक हमारे यहाँ बड़े कम यूज होती है। सबसे पहले सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का, लिसन, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है स्पेशली 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोट। ये नहीं सबरे आ गए, जितने आ गए हैं उनके 50%, ठीक है, जितने आ गए हैं उनका 50% और वो वोट कर रहे हैं। अगर पर्टिकुलर मेजॉरिटी माइनॉरिटी उसमें हो जाता है तो वो पास माना जाएगा, वो सिंपल मेजॉरिटी कहलाती है। दूसरा होता है आपका स्पेशली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है। वो होता है क्या? एब्सोल्यूट, सुनो, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं, इफेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें वैकेंसी आएंगी, वो रहने दो। जो 3 काम आती है पहले वो समझो। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोट। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है 50% से ज्यादा ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है 50% से ज्यादा, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। एंड इसके बाद आता है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी 3 तरीके का होता है, 1 2 एंड 3। वाह, 1
1 होता है 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोट, स्पेशल मेजॉरिटी नंबर 1, 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोट। दूसरा होता है इसमें 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोट प्लस 50% स्टेट सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से स्टेट ने भी 50% से ज्यादा में पास किया हो, ठीक है। फिर तीसरा है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अ हाउस, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, ये इतने जल्दी बनती नहीं है, और ये प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए आर्टिकल नंबर 61 के अंदर इस बात का बहुत अच्छे से मेंशन है, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है। मैक्सिमम काम जो होते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं, मैक्सिमम काम, बाकी सब जो मतलब वो जो है सिंपल मेजॉरिटी उससे पार्लियामेंट के मैक्सिमम 90% काम उसी से होते हैं, बाकी के जो ये काम हैं ये कभी कभार यूज होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम काम होते हैं आपके किससे, सिंपल मेजॉरिटी से। बात करें अगर हम सिंपल मेजॉरिटी की, तो चाहे हमारा लाइक इमरजेंसी वाली बात हो या आपके पर्टिकुलरली अगर हम बात करें हमारा कोई ऑर्डिनरी या मनी बिल फाइनेंस पास होना हो, ठीक है, मनी बिल पास होना हो, ऑर्डिनरी बिल पास होना हो, फाइनेंस बिल पास होना है, ये सारे इसी के थ्रू जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो स्टेट इमरजेंसी का भी काम यही करते हैं, स्टेट इमरजेंसी लगानी हो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी इसी से पास होगी। वाइल हमारे जो स्पीकर होते हैं उनका इलेक्शन, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन वो भी सिंपल मेजॉरिटी से ही होता है, ठीक है। ये सारे जो हैं दीज आर द पॉइंट्स जो कि आपके सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से केवल निकाला जाता है लोगों को, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को निकालना और वाइस चेयरमैन को निकालना, चेयरमैन को मत निकलवा आना, वो अलग से इलेक्ट होता है ना, कि राज्यसभा से उसको निकलवा दिया, नहीं, जल्दी जल्दी में याद रह जाए, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों को निकालते हैं, केवल वाइस चेयरमैन निकलता है, डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर दोनों इलेक्टेड होते हैं लोकसभा से, इसलिए उनको निकाला जाता है। वाइस प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट के लिए तो क्या होता है, इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, ठीक है, डू रिमेंबर। चलो आगे, यहां पर ये याद रखना 50%, ये दूसरा वाला जो है ये 50% ऑफ रैटिफिकेशन बाय द स्टेट, 50% रैटिफाई करना चाहिए स्टेट को, मतलब कोई ऐसा कानून आया है जिसमें स्टेट्स की मंजूरी जरूरी है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में स्टेट की जरूरत पड़ती है ना, तो अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट चेंज हो, कल से हम प्रेसिडेंट को लाइक पर्ची निकाल के चुनेंगे, ठीक है, इलेक्शन नहीं करेंगे, पर्ची निकालेंगे उनके लिए, सस्ता तरीका, पर्ची बना लो, दोनों में से एक कर निकाल लो, ठीक है, वो नाम आ जाएगा, वही प्रेसिडेंट बन जाएगा। मान लो ये होना है तो स्टेट के पास जाएगा रैटिफिकेशन के लिए। अब हमारी कितनी स्टेट्स हैं अभी, 28 स्टेट्स हैं, जब 14 से ज्यादा मतलब 15 स्टेट रैटिफाई कर देंगे, हाँ ये पर्ची निकालने वाले खेल में हम भी खेलेंगे, ठीक है, तब समझो उसी की मेजॉरिटी की बात हो रही है, सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। रैटिफिकेशन मतलब स्टेट अग्री करें, ओके। तो यहां पर आ जाते हैं क्वेश्चन पे, कौन सा है 29, द प्रोविजन ऑफ एडमिशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट कैन बी अमेंडेड थ्रू सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्युटली करेक्ट। द प्रोविजन ऑफ कोरम इन पार्लियामेंट कैन बी अमेंडेड थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी। अब बताइए इतना बड़ी चीज है क्या कोरम, है ना। आपको अभी आप देखिए स्पेशल मेजॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट केसेस के लिए होते हैं, मैंने क्या बोला, सारे काम किससे होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से, बहुत रेयर होगा जब स्पेशल मेजॉरिटी का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद तो सेकंड वाला तो गलत हो गया, सेकंड अब एक तरीके से अब आप फंस गए होगे दो में, है ना, सी और डी में, नन ऑफ दीस लगा दूं क्या, मन में सोच रहे होंगे, लेकिन फिर आपने तीसरा पढ़ा, द प्रोविजन ऑफ डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड थ्रू सिंपल मेजॉरिटी। डीलिमिटेशन कमीशन बैठाई जाती हैं हर सेंसस के बाद, ऐसा कहा गया था लेकिन हर सेंसस के बाद बैठाई नहीं गई, 52 में बैठाई गई, 62 में बैठाई गई, 72 में बैठाई गई, और फिर सीधे 2001 में बैठाई गई, और फिर 2011 में नहीं बैठाई गई, अब पता नहीं बैठाई जाएंगी कि नहीं। ये वो कमीशंस होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी की जो लाइंस हैं उसको फ्रेम आउट करती है पॉपुलेशन के हिसाब से। अब पॉपुलेशन बढ़ी 138 करोड़, अब दोबारा लाइंस बनानी पड़ेंगी, अब जो बड़े हैं उनको भी तो घेरे में लेना पड़ेगा, तो घेरे में लेने के लिए कमीशंस होती हैं, ये कमीशन के लिए एक्ट पास होता है, अब जब एक्ट पास होता है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है इस कमीशन को बनाने की, ठीक है,
इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है डिलिमिटेशन कमीशन में, और उस स्टेट का कमिश्नर होगा जहां पर ये हो रही है प्रोसेस, ठीक है, उस स्टेट का भी कमिश्नर होता है, और आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। दिस पर्टिकुलर ग्रुप लेड इट टू द डिलिमिटेशंस। अगर वो नहीं है तो फिर वहां पर आपके सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं, ठीक है, इट हैपेंस। बट दो लोग कंफर्म्ड है, कौन कौन से, एक उस जिस स्टेट के में हो रहा है उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वहां के वो, और दूसरा कौन, वो तो मैंने बताया ना आपको, एक स्टेट का और एक सेंटर सीजीआई। चलो, तो इन तीनों में से कौन सा सही है, सी, फर्स्ट एंड थर्ड। बढ़ते हैं आगे, मैच द फॉलोइंग, खेल लो आके अब फिर से। अगला ही क्वेश्चन आ गया, आपका दिमाग सिंपल मेजॉरिटी में घूम रहा था, अब सिंपल मेजॉरिटी का क्वेश्चन है। पहला सिंपल मेजॉरिटी क्या आएगा, सिंपल मेजॉरिटी सैलरी, बहुत बड़ी बात नहीं है। स्पेशल मेजॉरिटी फंडामेंटल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब स्पेशल मेजॉरिटी एंड यहां पर वो छपा नहीं था, रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स की बात कर रहे होंगे ये लोग, तो क्या है, यूनियन और स्टेट के बीच अगर पावर दो लोगों में बटेगी तो स्टेट से भी पूछा जाएगा ना, फिर काय बात का फेडरेशन जब अपनी चलानी है आपको, तो हमें यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दो। स्टेट ऐसा कह सकती हैं, अगर आपको अपनी ही चलानी है तो हमें यूटी डिक्लेयर कर दो। पूछो तो भैया हमसे कि चाय लेंगे कि नाश्ता, तो वही वाली बात है, नाश्ता लोगे तुम लोग, चलो दोनों, चलो यहां पर आंसर जो होगा वो डी होगा, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी आपकी पर्टिकुलरली सैलरी, स्पेशल मेजॉरिटी फंडामेंटल, एंड ये स्पेशल मेजॉरिटी विद रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट, वो आपका आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स में। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 31, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 and 2 अगेन। मेथड ऑफ अमेंडमेंट एंड रिलेटेड प्रोविजंस, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। कंसेंट ऑफ स्टेट मतलब वही वाली बात, रैटिफिकेशन बाय द स्टेट्स, ओके। कितनी, 50% से ज्यादा स्टेट्स, किससे, बाय सिंपल मेजॉरिटी, 50% से ज्यादा स्टेट सिंपल मेजॉरिटी, कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं। पहला सिंपल मेजॉरिटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, सिंपल मेजॉरिटी का पार्ट है, पार्लियामेंट की बात हो रही है, ठीक है, प्रोसीजर वो, ठीक है। उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी डीपीएसपी, ठीक है, एंड स्पेशल मेजॉरिटी विद द कंसेंट ऑफ स्टेट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अभी एग्जांपल दिया था आपको, क्यों, क्योंकि उसमें उनका पार्टिसिपेशन रहता है। वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा होगा क्या, होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल होगा, होगा। बताइए आप लोग, क्या मुझे ऐसे देख रहे हो, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ले, बस नहीं होगा। प्रेसिडेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं लोग, कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हो तुम लोग यार, मैं तो डर ही गया, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है गलत चीजों पे, आ जाता है सर, यही तो है, यही तो सीखा है हमने। वाइस प्रेसिडेंट में बताओ कर रहे, वाइस प्रेसिडेंट को केवल लोकसभा और राज्यसभा इलेक्ट करती है, कोई लेना देना नहीं है उसका है कि वो दूसरे स्टेट वाले क्या सोच रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या, ये प्रेसिडेंट होता है, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, केवल प्रेसिडेंट के अंदर ये लोग आते हैं। और आपको एक चीज और याद रखनी है, जब प्रेसिडेंट में इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वो नॉमिनेटेड मेंबर, जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं, लेकिन रिमूवल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट बोलता है ये चीटिंग है, 12 को पहले ऐड नहीं किया गया था, आप ऐड क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। तो जब इलेक्शन होगा वाइस प्रेसिडेंट का, तब कोई पूछा नहीं जाएगा स्टेट से, वो चेंज कर सकते हैं। क्या होगा इसमें आंसर, ए, ठीक है, 31 का ए, गो अहेड विथ ए। चलो आ जाओ नेक्स्ट, 32। इट इज क्लियर दैट द पार्लियामेंट, ये तो इसको तो क्वेश्चन को तो सब क्लियर होता है, हमें ही नहीं क्लियर है। इट इज क्लियर दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर, फिर आ गया, द बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड्स सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताओ ये क्वेश्चन गलत किया हो आपने, पीछे लिखा है सुप्रीमेसी, लिखा था ना सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक क्वेश्चन था,
लोग देख रहे हैं, मतलब भूल जाते हैं। आज ही क्वेश्चन पेपर दिया, दूसरी बार पढ़ रहे हैं, उसमें भी भूल गए। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, equally important. Limited power to parliament to amend the constitution. 1 2 3 all of these are correct. ठीक है, moving ahead. हाँ हाँ, देश में अगर इलेक्शन ठीक से नहीं होंगे तो इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बहुत जरूरी है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब बिना किसी टेंशन के इलेक्शन, और फेयर का मतलब इम्पार्शियल। ये नहीं बीजेपी आजकल वायरल हो रही है तो बीजेपी को ही जिता दो, कांग्रेस को सीट मिलेगी तो कांग्रेस को जिताएगी, ऐसा कहने को कहते हैं, बाकी पीछे क्या चलता है पता नहीं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो। बट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर। इलेक्शन डेमोक्रेसी पार्ट है तो इलेक्शन कैसे पार्ट नहीं होगा? मैं क्या बोल रहा हूं, देयर इज अ साइंस ऑफ लिंकिंग थिंग्स। आप अगर चीजों को लिंक करना सीख गए ना, क्वेश्चन सारी आसान है। अगर आपने डेमोक्रेसी को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया है तो डेमोक्रेसी ऐसे तो हो नहीं जाती कि कोई नॉमिनेट नहीं होता। डेमोक्रेसी में क्या होता है, इलेक्ट होता है। तो अगर इलेक्शन का प्रोसेस भी अगर ट्रांसपेरेंट और क्लियर नहीं होगा तो कैसे वो डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनेगा? समझ में आया? देयर इज अ लिंकेजेस ऑफ थिंग्स, यू हैव टू जनरेट कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, उसके हिसाब से क्या होगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं आएगा, कभी कभार तो देखना है। ये तो बहुत ही डायरेक्ट था। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन। 33, हाँ, द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड 38, हाँ, द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड फंडामेंटल राइट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दूसरा, आर्टिकल 368 कंटेन द प्रोसीजर, मतलब ये लाइंस कितने बार लिखी हुई हैं। थर्ड, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रीएम्बल कैन बी सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। बिल्कुल, 1 2 3 is absolutely correct. 34 पे आ जाओ। Consider the following statement. An amendment bill can be introduced by the private member of parliament who is not a private member का मतलब जो member of parliament है but minister नहीं है। Prime Minister, this Prime Minister और इसकी पूरी टीम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पर्सन 1, पर्सन 60 से 70। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिवीजन, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्जेस और डेप्यूटी मिनिस्टर्स, या इसको आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं। डेप्यूटी मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, बहुत ही अच्छे और बहुत ही खास लोग हमारे प्रेसिडेंट के अपने प्राइम मिनिस्टर के बेस्ट फ्रेंड्स है ना, उनके बडीज। ठीक है, बचपन से खेले इनके साथ। 4-5 मिनिस्ट्रीज हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले होम मिनिस्टर, फिर फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस। ये 4 जो हैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं इनके। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्जेस, थोड़ी बहुत जो माइंस है, कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल मंत्रालय, वो सब दे दिया इधर। थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट लोग प्राइम मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर, इनको असिस्ट करने का काम, छोटी छोटी सबसे लोअर लेवल पे काम ये करते हैं। और इनके भी लोअर लेवल पे काम करते हैं कौन? सिविल सर्वेंट्स, हम लोग जो बनेंगे आगे जाके। यहां से हायरार्की शुरू होती है। ब्यूरोक्रेट्स, डेप्यूटी मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्जेस, कैबिनेट मिनिस्टर एंड देन सीधे प्राइम मिनिस्टर। इंडिपेंडेंट चार्ज किसके? बिल्कुल अंदर काम करते हैं। मैं बता रहा हूं कैसे। ये पूरा वेन डायग्राम है। देखो, अब प्राइम मिनिस्टर को फॉर एग्जांपल मीटिंग करनी है, कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट सुनाना है, तो 70 लोगों को बुलाना आसान होगा कि 5 लोगों को बुलाना आसान होगा? तो कैबिनेट का मतलब है कि वो 5 को बुला लो, वो आगे चल के इस केस बता देंगे बाकियों को। ठीक है, वो बता देंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को, मिनिस्टर स्टेट वही काम करेंगे, वो बता देंगे डेप्यूटी मिनिस्टर्स को, और डेप्यूटी मिनिस्टर से बस बताने का काम करते, कोई काम नहीं करता। और काम करने के लिए आएगा किसके पास? सिविल सर्वेंट। ये सारा काम करते हैं क्योंकि ये किसी को बता नहीं सकते ना। इनके नीचे भी कोई बताने वाला होता है, कभी कभार ये भी हीरो होते हैं तो ये भी बता देते हैं किसी को, तुम भी कर देना। ठीक है, लेकिन उसको कोई नहीं पूछता, इनसे पूछता है ये डेप्यूटी मिनिस्टर कहाँ है काम। समझ में आया?
तो अगर हायरार्की लिस्ट में देखें तो पर्टिकुलरली कैबिनेट, ये सिविल सर्वेंट जो है, तभी हम इनको क्या कहते हैं, दीज आर द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। समझ में आए कारण, क्योंकि सारे काम तो यही कर रहे हैं, ये सब तो काम बांट दे रहे हैं, ये काम है, ये काम है, ये काम है। प्राइम मिनिस्टर उन पांचों को बुलाता है, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर जैसे हमारे संविधान में कुछ लिखा नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा है। कैबिनेट हमने जो लिया है वो ब्रिटिश ओरिजिन है, जिसे हम किचन कैबिनेट बोलते हैं। किचन कैबिनेट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट मतलब वो कैबिनेट, कुछ अंतराल वाले मिनिस्टर्स जो हमारे होते हैं, ठीक है। डू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर किचन कैबिनेट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स विच इज क्वाइट नियर टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। लेटर ऑन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस एंड लेटर ऑन डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। नाउ समझ गए। अगर आप वेन डायग्राम देखें तो ये, फिर उसके बाद आपके कैबिनेट मिनिस्टर, फिर उसके बाद आपके कौन से मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एंड देन उसके बाद डेप्यूटी मिनिस्टर। इन सबको मिला के अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग नहीं होंगे, यही होंगे, 100-200 नहीं होते हैं, 60-70 ही होंगे टोटल मिला के, ठीक है। नाउ लिखा है अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट मेंबर और अ मिनिस्टर। सेकंड, एंड अमेंडमेंट बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही है, संविधान में अमेंडमेंट करना है तो स्टेट नहीं कर सकती, सेंटर को ही आगे आना पड़ेगा। Third, all the money bill and the other financial bill passed by the Lok Sabha do not need a special majority. All the money bill and other financial bill, मैंने क्या बोला, ये सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, अभी बात की थी अपन ने, ये सारे के सारे सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं। लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में जाता है तो कितने दिन का टाइम मिलता है, 14 डेज का। अगर राज्यसभा ने कुछ बताने की कोशिश की तो ठीक है, अगर उसको पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली पास मान लिया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली पास मान लिया जाता है। क्या होगा इसका आंसर, लाइक इट्स डी, ऑल ऑफ द ए उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। आ जाओ 35, थर्टी-फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। 35th, consider the following statement. First, to provide reservation in the educational institution for SC, ST and OBC and a minority by 93rd Constitutional Amendment Act 2005 was passed. Okay. Second, 52nd, पहले ये तो क्लियर कर लो, सेकंड वाला बिल्कुल क्लियर है आप सबको, है ना, तो ठीक है। तीसरा आ जाओ, पुदुचेरी वॉज इंक्लूडेड इन फर्स्ट शेड्यूल एज अ यूनियन टेरिटरी बाय द 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962, ठीक है। पहला स्टेटमेंट पे आओ सबसे पहले, टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट SC, ST एंड OBC एंड अदर माइनॉरिटी, 93rd 2005 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट है। 2005 में ये चीज़ों को लेके आए कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है SC, ST एंड अदर बैकवर्ड कास्ट को, ठीक है। इट वाज पास्ड इन 2005। उसके बाद 52 वाला आपको पता ही है, तो फर्स्ट सेकंड तो बिल्कुल सही है। अब आ जाओ तीसरे पे, पुदुचेरी वाज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल एज अ यूनियन टेरिटरी, बिल्कुल सही। फर्स्ट शेड्यूल मतलब वो यूनियन एंड टेरिटरी, इस टेरिटरी का पार्ट बता रहा है। फर्स्ट शेड्यूल मतलब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट अमेंडमेंट की बात नहीं हो रही है, पढ़ते समय फर्स्ट अमेंडमेंट जैसा फील होता है, बट फर्स्ट शेड्यूल की बात हो रही है एज अ यूनियन टेरिटरी बाय 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962, एब्सोल्युटली करेक्ट। तीनों जो हैं वो सभी सही हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल हैं, डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग्स, क्योंकि ये 14, 15, 16 ये आपको एक्सट्रीम, आपको टफनेस बढ़ाने के लिए है और कुछ नहीं। आप चीज़ों को याद इतना नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट लेकिन आइडिया होना चाहिए बेसिक, वो उस कौन से ईयर्स में हुआ है, जो बेसिक चीज़ें हैं उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 36 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन, some provision can be amended by the special majority, true. Some provisions can be amended by the special majority with consent of the state, true. होती हैं, मैंने अभी स्पेशल मेजॉरिटी के 3 टाइप्स बताए आपको, ठीक है। तीसरा, some provision can be amended by the special majority with the consent of by the speaker, ऐसी कोई मैंने मेजॉरिटी बताई जहाँ पर स्पीकर का कंसेंट हो, तो जब आपको पता ही है या तो 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट वोट, या तो स्टेट का कंसेंट, और या पर्टिकुलरली क्या
जो 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, प्रेसिडेंट वाली, यही 3 है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पेशली ए इज द राइट आंसर। (37) पे आ जाओ। फिर आगे असर्शन एंड रीजनिंग। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन ईयर 1951। सही है कि गलत? इट वाज इनैक्टेड टू ऑथराइज द स्टेट टू नेशनलाइज एनी ट्रेड। इज इट राइट और रॉन्ग? तो क्या था? हाँ, आपके हिसाब से क्या लगाया आपने? सी लगाया। देखिए अब आपको एक चीज़ बताऊं, नेशनलाइजेशन की बात बताएं। नेशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड शुरू हुआ 1953 में। एक्चुअली इट वाज स्टार्टेड इन 1953। उसके बाद आपने देखा कि एयर इंडिया वगैरह को नेशनलाइज किया गया था उसी टाइम के दौरान। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है राष्ट्रीयकरण करना, ठीक है। जो भी है वो सब हमारा है, ये सोशलिस्ट कल्चर है। गवर्नमेंट क्या करती है? एक्वायर करने की कोशिश करती है, जो भी चीज़ है वो एक्वायर कर लेती है, खरीद लेती है। अभी एयर इंडिया दोबारा वापस आई टाटा के पास, लेकिन पहले वो किसकी ही थी? पब्लिक सेक्टर यूनिट ही थी। उसे एक्वायर किया, नेशनलाइज किया गया था। बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, याद है ना? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। 1918 में 8 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। ये बैंक्स को जो नेशनलाइजेशन किया गया, ये कहीं ना कहीं ये इसी पार्ट का, यही सिनेरियो की बात हो रही है। दोनों ही 6 था, हाँ यस 6 था, 14 + 6 था, 22 हुए थे, ठीक है। नहीं, अराउंड कितने हुए थे? 20 बैंक्स हुए थे, ठीक है। 11 अभी हैं, मतलब अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स एमालगेट हो गई हैं, है ना। 11 और 12 के लमसम हैं अभी उसमें। नाउ बात करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि 1951 में पास हुआ। बिल्कुल सही है। इट वाज इनैक्टेड टू ऑथराइज द स्टेट टू नेशनलाइज एनी ट्रेड। बिल्कुल सही है ये भी। बट आप बताइए, पहले अमेंडमेंट का केवल कारण यही था क्या कि नेशनलाइज करना है ट्रेड को? तो आपको यही देखना है कि कारण ये था कि कारण और कोई भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें अमेंड आई थी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए बात आई थी पर्टिकुलरली। तो अगर हम बात देखें तो दोनों ही सही है, बट सेकंड जो है इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो बी जो है पर्टिकुलरली वो बी आएगा। आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, केवल वो ही नहीं था, ठीक है। ओके